हिंदी सर, हिंदी। गुड। ओके, ठीक है। तो एक काम करेंगे, जैसा आपको लगेगा, इंग्लिश में बात करना है, हिंदी में बात करना है, इट्स फाइन, कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। तो वैसे हम बात कर लेंगे। सो एज सच कोई एजेंडा नहीं है आज का। इट्स बेसिकली कि आपको कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई चीज़ पूछना हो, दैट यू कैन आस्क मी और अदर पीपल बेसिकली। But before starting, I want to ask, like, how many of you are very like experienced guy or maybe architect? आप लोगों में से कितने लोग, कोई आर्किटेक्ट है इसमें? Yeah, I'm an architect. हाय विघ्नेश। एंड एनी वन एल्स जिसके पास में एक्सपीरियंस हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कैसा भी एक्सपीरियंस हो? मेरे पास 1.5 years का एक्सपीरियंस। हम्म। एनी वन एल्स जिसके पास में लाइक एक्सपीरियंस इन इन द सेंस, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ज़्यादा ही साल का, ये आपको कुछ भी कि आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, यू आर ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल, कोई है इसमें, या सारे आप लोग फ्रेशर ही हो? ठीक है, कोई बात नहीं। सो या फिर कोई मास्टर्स कर रहा है? एनीवन हियर जो मास्टर्स कर रहा है? नो सर, मास्टर्स तो नहीं कर रहे सर। मैं अभी कतर में जॉब करता था, अभी फिलहाल प्रेजेंट में इंडिया में हूँ। ओके, गुड, ठीक है। एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल गाइस। थैंक यू। सो Same to you, same to you. या एनीवन वांट टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स, लाइक व्हाट दे आर डूइंग? निखिल, यू हैव बीन वेरी मच एक्टिव, आप अपने बारे में बताओ। Thank you so much. Actually, sir, I'm final year student of BTech और currently मैं सॉफ्टवेयर लर्न कर रहा हूँ, जो कि मैं ऑलमोस्ट ऑटो कैड से डन हो गया है और रेविट आर्किटेक्चर स्टार्ट है। सो मतलब पहले मैंने ऐसा सोचा था कि फील्ड पे जाऊंगा आफ्टर बीटेक, जैसे नॉर्मली प्रैक्टिकली जाते हैं। बट आफ्टर दैट आई केम टू नो अबाउट बीआईएम, हाउ इंटरेस्टिंग इट ऑल इट इज। तो फिर मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया उसमें, और फिर उसी से रिलेटेड काफी सारी क्वेरी से धीरे धीरे सॉल्व हो रही है। आपके ग्रुप से तो बहुत मतलब बहुत ज्यादा हो गया, 80% क्लियर हो गया डाउट। कुछ डाउट्स है अभी बाकी जो मुझे पूछने हैं आपसे। राइट। और तो और लाइक बस अगर आप सीख रहे हो तो फिर क्या, लाइक क्या क्या चीज़ें सीख रहे हो अभी? आप कह रहे हो ऑटो कैड, रेविट, तो आप इतने ही पे हो या फिर लाइक कुछ और भी चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, या कुछ स्पेसिफिक काम करना चाहते हो? अभी तो मैंने मतलब है नहीं ऐसा, ऑटो कैड कंप्लीट हुआ है और रेविट आर्किटेक्चर और रेविट स्ट्रक्चर ये दो चीज मैंने लिए हैं। हम्म। और इसके बाद नेविस वर्क मैंने सोचा है करने के लिए, जो कि जरूरी भी है कहीं ना कहीं करना है, राइट, बीआईएम में अगर जा रहे हैं तो। हम्म। हाँ, तो वो मैंने सोचा है कि जॉब पे लग के फिर साइड बाय साइड करने के लिए, क्योंकि अगर किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करते हैं या फिर किसी सेंटर के थ्रू तो थोड़ा प्रॉब्लम है। लाइक देयर डिमांड्स आर लाइक 22,000, 30,000, 40,000 ऐसे रहते हैं कोर्सेज के लिए। तो मैंने सोचा है कि जो इनिशियल प्रोसेस है, मतलब टू ज्वाइन द कंपनी और टू स्टार्ट अ करियर, हम्म। तो मैं सिर्फ ये ऑटोकैड और रेविट कंप्लीट करके इंटर करो, उसके बाद जॉब करते करते साइड बाय साइड ये सारी कोर्सेज जो है सॉफ्टवेयर वो राइट। सीखूं मैं। और जो और पर्टिकुलर अगर कोई ऐसी चीज है जैसे कि आपने बताया स्कैन टू व्यायाम और ये। बट सर एक्चुअली मैं अभी डाउट पूछूं अपना? अभी करते हैं, अ, पूछते हैं, है ना? एक एक क्वेश्चन अभी पूछते हैं धीरे धीरे, चल थोड़ा एक और लोग भी कुछ कुछ ज्वाइन हो रहे हैं धीरे धीरे। तो तब तक चलिए। और थोड़ा इंटरैक्टिव बना लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग बोल तो रहे नहीं है, और ग्रुप में तो सारे बोलते हैं दैट कि आप ये क्लास रखो, एक इंटरैक्टिव सेशन रखो, लेकिन ज़्यादा कोई बोलता नहीं है। सही। सो दिस इज़ द टाइम, आप पूछ सकते हो, बिकॉज आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री एंड इट्स बीन ईयर, कपल ऑफ ईयर्स, तो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। और ऐसा नहीं है दैट आई नो एवरीथिंग, बट एट द सेम टाइम आई कैन हेल्प यू ग्रो, सो दैट इज़ द थिंग। हेलो तो सर। क्वेश्चन पूछना इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एक दूसरे से इंटरैक्टिव सेशन, ऐसा जब सबको नहीं मिलता है ऐसा, राइट, एंड यू हैव बीन वेरी मच स्पेशल कि आप लोग को व्हाट्सएप का नंबर मिल गया है मेरा, एंड डेली इट्स बीन लाइक 5-6 लोग को मैं कॉल पे बात करके, एंड आई यूज़ टू काउंसिल देम। तो अभी कंसिडर दिस एज अ वेरी स्पेशल थिंग फॉर ऑल ऑफ यू।
तो अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो इंटरेक्टिव थोड़ा रहो, पूछो क्वेश्चन, तो अच्छा रहेगा, है ना। एंड नाउ आई वांट टू आस्क लाइक what is your feedback like regarding the the videos जो मैं videos जो भी डालता हूँ, what are your feedback on that? एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू हियर कि आप लोग और क्या चीज़ें सीखना चाहते हो, व्हाट आर द अदर थिंग दैट यू वांट मी टू क्रिएट वीडियोस ऑन, है ना। तो वो चीज़ों के बारे में बताओ थोड़ा, एंड देन वी विल कम ऑन द मेन क्वेश्चंस एंड द टॉपिक्स यू वांट टू आस्क। मेरा सर, मैं ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, तो मोस्टली अभी जो जूनियर्स अभी बीम में जो ज्वाइन हुए हैं, ये लोगों को प्रोजेक्ट में डिफ़िकल्ट बहुत हो रहा है। क्यों? ये लोगों को एक्चुअल नॉलेज नहीं होता प्रोजेक्ट का। ये लोग बस ट्यूटोरियल्स देख के, जितना ट्यूटोरियल्स में होता है वो लोग उसी को ज़्यादा कवर नहीं कर पा रहे। क्यों? मोस्टली लोग क्या आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, इंटरव्यू में फेल हो जा रहे हैं। इंटरव्यूज में बहुत लोग फेल हो रहे हैं। क्यों? ये लोग जो भी है ना, जो भी बीम में ज्वाइन स्विच हुए हैं, ये लोग ट्यूटोरियल्स यूज करके नॉलेज गेन कर रहे हैं। जब इंटरव्यूज में जब जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल रिजेक्टेड हो जा रहे हैं। क्यों? उनको जो प्रॉपर नॉलेज चाहिए प्रोजेक्ट की, वो नॉलेज उनको नहीं मिल रहा है। राइट, नहीं दैट इज़ करेक्ट। तो इसीलिए तो मैं कहीं ना कहीं सपोर्ट मटेरियल्स क्रिएट करता हूँ। देखो, एक चीज़ ये तो रियलिटी है दैट यू हैव टू क्रिएट मॉडल, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। आपको मॉडल तो क्रिएट करना ही पड़ेगा इन द वेरी बिगनिंग ऑफ योर करियर। जैसे आप अगर बिम में स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर आपको, देखो दो चीज़ें होती हैं। एक तो लोग सोचते हैं दैट आई बिकेम अ मैनेजर, ठीक है, मैनेजर बनोगे आप, लेकिन एक टाइम के बाद में बनोगे, या फिर आप मॉडल्स को हैंडल करोगे एक टाइम के बाद में करोगे। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपको बेसिक्स नहीं आएगा, जैसे आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता, तो आप फार्मूला कैसे बना लोगे, राइट। तो बेसिक्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मॉडल से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। मॉडल अगर नहीं आता है तो इट्स वेरी हार्ड टू स्टार्ट विद बिम, है ना। तो वो तो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो तो देखो, प्रैक्टिकल नॉलेज, और एक चीज़ कहा जाता है कि आप लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करो, ऐसा कुछ होता नहीं है असल में। लाइव प्रोजेक्ट कुछ नहीं होता है। और अगर आपको काम करना आता है एक छोटे प्रोजेक्ट पे, छोटे इन द सेंस कोई भी एक प्रोजेक्ट पकड़ लो, डोंट पिकअप अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। मैंने ये देखा है, और इवन अभी मैं एक वीडियो ही बना रहा था थोड़ी देर पहले, जिसमें मैंने इसके बारे में बात किया है कि आप छोटी रेसिडेंशियल बिल्डिंग मत पकड़ो। जिसको भी मैं देखता हूँ ना, जो भी कहीं से सीख रहा है, इंस्टीट्यूट से सीख रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो एक G+1 G+2 का एक बिल्डिंग बना लेता है, एंड देन ही सेज और शी सेज कि मुझे बिम आ गया है। तो ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। आपको सिर्फ रेसिडेंशियल बिल्डिंग तक अपने आप को कंस्ट्रेन करके नहीं रखना है। मॉडल का मतलब है कि आप और भी चीज़ों पे ध्यान दो। आपके पास में ब्रिजेस हो गए, आपके पास में टनल्स हो गए, आपके पास में रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हो गए। रेविट में ये सब कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप दूसरे सॉफ्टवेयर पे कूदो, एक सॉफ्टवेयर पकड़ो ठीक है, लेकिन उसके अंदर में एक सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स तो करो कम से कम। तो उससे आपको बेसिकली एक्सपीरियंस एक आपको मिलता है कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करने का। तो अगर आपको अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करने का एक एक्सपीरियंस है छोटा मोटा, तब भी इट्स फाइन। प्रैक्टिकल नॉलेज वो भी है आपके लिए। देखो, अगर आप कंपनी में स्टार्ट करते हो तो कंपनी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि इसको A to Z सब आना चाहिए। कंपनी बेसिकली ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको एटलीस्ट बेसिक चीज़ें आती हैं, कि आपको कोई काम दे दिया गया तो थोड़ा बहुत हेल्प लेके आप वो काम कंप्लीट कर पाओ। तो दैट इज़ द थिंग, है ना। तो प्रैक्टिकल नॉलेज का है, मैं थियरीज़ में तो हेल्प करता हूँ। आई एम ऑल्सो प्लानिंग सम न्यू थिंग्स, जिसके बारे में अभी मैं बताऊँगा आप लोग को कि क्या क्या चीज़ें और मैं प्लान कर रहा हूँ अभी। ऑल्दो मेरा भी थोड़ा जो भी स्केड्यूल है बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, बट स्टिल व्हाट आई हैव स्टार्टेड आई डोंट वांट टू गिव अप ऑन दैट। तो मैं उस पर ज़रूर काम पे करूँगा, है ना मुशीर। Thank you for Yes, that. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And ओके, sir, यस, हाँ एंड बोलिए। सर यही भी है कि अभी आप जो वीडियोस बना रहे हैं आप, अभी डायनेमो की जो सीरीज शुरू की है सर, इससे बहुत लोगों को हेल्प भी होगा सर। मुझे खासकर मैं जो अभी स्टार्ट किया, मुझे पाइथन वगैरह कुछ उतना नॉलेज नहीं था, बट अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वीडियो से थोड़ा बहुत कवर हो रहा है सर अभी। तो सर मैं फ्यूचर में चाहता हूँ कि ऐसे ही कुछ टॉपिक्स लेके हम डिस्कशन करके वीडियोस अगर और अच्छी तरीके से डिटेलिंग में, एक ही वीडियो हो बट वो थोड़ा डिटेल में हो, ताकि जो आप हम भी सीख सकें और जो दूसरे लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग भी थोड़ा ज़रूर डिटेल में अगर। ज़रूर। हाँ, रोहित बोल रहे हैं योर वॉइस इज़ नॉट कमिंग। मुशीर, आपको थोड़ा तेज़ बोलना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम आप बोलोगे तो।
ओके बट सर, हाँ, ओके ये सर। क्वेश्चन आप याद रखना, इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, इसके बारे में मैं बात करूँगा, थोड़ा डिटेल में बताऊँगा क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये एक बार आप दोबारा रिकॉल करना मेरे को। कोई और फीडबैक जो आप वीडियोस के रिगार्डिंग देना चाहते हो और लोग? हाँ कई सर। लोग बीच में हेलो ज्वाइन किए हैं और लोग भी। हाँ, कृष्णा सर, प्रसाद। आवाज आ रही? हाँ, आ रही सर है। नेवी वर्क भी स्टार्ट करो सर आप। ओके। नेवी वर्क हमको यूज, अब रेविट का तो आप बता दिए, लेकिन नेवी वर्क को कैसा क्लास डिटेक्ट करना है, वो कैसा करना है, थोड़ा उसके बारे में बताए तो हमको हेल्प हो जाता। हम्म। मेरा तो रेविट हो गया, रेविट स्ट्रक्चर हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, एमईपी भी हो गया। हम्म। अभी नेवी वर्क आप बताए तो हमको इजीली थोड़ा समझने, थोड़ा इजीली हो जाता। वो राइट। भी नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा आपको टाइम मिले तो थोड़ा थोड़ा उसके बारे में भी थोड़ा बता दो। ज़रूर, ये सब चीज़ प्लान्ड है। अभी क्या है ना कि मैं एक सेट ऑफ वीडियोस बना रहा हूँ, कि मतलब क्या है कि एक पार्ट मैंने कर दिया, ये फिर ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, तो उससे क्या होगा ना, जो भी स्टार्ट कर रहा है उसको एक आइडिया लग जाएगा कि जैसे क्या है, मान के चलो मैं सिर्फ अगर मैं रेविट मैंने उसी को फोकस कर दिया, या मैं नेविस वर्क थोड़ा रेविट बताया फिर नेविस वर्क बताना चालू कर दिया, तो उससे क्या होगा ना, एक तो पहले कंटिन्यूटी टूटती है कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा था, अब सामने वाला कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा है, मैंने कुछ और दे दिया बीच में। राइट, तो एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरा ये है कि मैं एक्चुअली ये चाहता हूँ कि कोई भी स्टार्ट कर रहा है अगर, तो उसके साथ में ऐसा ना रहे कि वो एक ही चीज़ पे फोकस करके ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है। मतलब देखो, एक तो ये चीज़ है कि जो भी स्टार्ट कर रहा है उसके साथ में ऐसा नहीं है कि कोई भी स्किल आप सीखते हो तो अराउंड वो 4 साल के लिए होता है। 4 साल के बाद में आपको नया कोई ना कोई स्किल सीखना ही पड़ेगा। मतलब ये एक स्टैंडर्ड थियरी बोला जाता है इसको। तो कोई भी स्किल 4 साल तक चलती है, 4 साल के बाद में आपको कहीं ना कहीं कोई दूसरी स्किल सीखनी पड़ेगी, और अब जैसे जैसे एरा थोड़ा टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो रही है, ये और कम होता जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, अभी पहले सेट ऑफ वीडियोस थोड़े थोड़े करके डाल दूँ। जैसे मैंने रेविट की वीडियोस, मैं ट्यूटोरियल्स नहीं डालता हूँ अभी रेविट की। एक्चुअली मैं रेविट का जो भी रहता है मेरा, वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग में जाता है। बट जो रेविट की ट्यूटोरियल्स होती है, अगर मैं वो डालने लगा तो मैं भी एक रेविट ट्यूटर हो जाऊँगा बेसिकली, एक हिसाब से। मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं एक्चुअली मैं एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ सबको, कि मैं धीरे धीरे बिम का कॉन्सेप्ट देते देते मैं एक ओपन बिम की तरफ जाऊँ थोड़ा, सो दैट एक एडवांस टॉपिक सबको समझ में आए। क्योंकि जब तक मैं ओपन बिम तक जाऊँगा तब तक मेरे पास एक सेट ऑफ कंटेंट रहेगा कि जो भी मेरे चैनल पे आता है उसको एक अच्छा आइडिया रहेगा कि ओके ठीक है, बिम में अगर स्टार्ट करना है तो ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, यहाँ ओपन बिम तक जाना है तो मेरे को ये 5 स्टेप तो कम से कम कवर करने पड़ेंगे। तो दैट इज़ द बेसिक स्ट्रैटेजी ऑफ माइंड, कि मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, फिर एक एंड ऑफ द डे मैं ये सारी चीज़ें जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको ये सारी चीज़ें मिल जाएँ। सो दैट इज़ द बेसिक स्ट्रैटेजी एज ऑफ नाउ। ठीक है, और नेविस वर्क की बात करें तो देखो, अगर आप टू बी रियली ऑनेस्ट, जैसे मैं काम कर रहा हूँ ये सारी चीज़ों में, तो मैं बता रहा हूँ कि नेविस वर्क में अगर आपको काम करना है, मतलब अगर आप बिम में काम कर रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं है आप नेविस वर्क में काम करोगे ही करोगे। ये कोई लाइक ऐसा रूल नहीं है कि आपको नेविस वर्क आना ही चाहिए। अनटिल एंड अनलेस यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस, तब तक इसकी ज़रूरत नहीं है नेविस वर्क। और एक दूसरी चीज़, पहला तो ये है, दूसरा ये है कि स्पेसिफिकली आप एक 4D डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो ज़रूरत पड़ सकती है। अदरवाइज़ अगर आप बिम में एज अ बिगिनर स्टार्ट कर रहे हो, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो, तो अभी ज़रूरत नहीं है आपको नेविस वर्क की। और बहुत सीखना है ना, तो सिर्फ आपको एक मॉडल लिंक करना, अटैच करना, अपेंड करना, ये आना चाहिए। क्लैश डिटेक्शन थोड़ा बहुत आना चाहिए, रादर देन मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आपको छोटा मोटा क्लैश करना है तो रेविट के अंदर में इंटरफेरेंस चेक कर लो, दैट इज़ मच बेटर। नेविस वर्क में लाओगे, हालांकि कुछ चीज़ों में नेविस वर्क बहुत अच्छा है, स्पेशली जो इनिशियल कंडीशंस हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप चीज़ों को सही तरीके से सीखो, कौन कौन सी चीज़ें सीखनी चाहिए, प्रायोरिटाइज़ करो, फिर बेसिकली उस पर काम करो, है ना। तो मैं वीडियोस बनाऊंगा डेफिनेटली, नेविस वर्क पे भी वीडियोस बनाऊंगा, बट अभी थोड़ा डिले है टू बी ऑनेस्ट। मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको होप दे दूं कि अब मैं अगले 1 महीने के अंदर में सारी वीडियोस डाल दूंगा, तो ऐसा नहीं है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा नेविस वर्क में, क्योंकि मैं नेविस वर्क देखो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर नेविस वर्क का डाल रहे हैं, एंड यू कैन डेफिनेटली गो देयर अगर छोटी छोटी चीज़ें सीखनी है तो। मैं ऐसा नहीं कभी कहता हूँ कि आप मेरे से सीखो, आप हमेशा जहाँ से ज्ञान मिल रहा है ज्ञान ले लो, बेसिकली ये कहने का मतलब है। बट हाँ, ठीक है सर। जो भी अगर नेविस वर्क का मैं देने वाला हूँ तो मैं स्पेशल चीज़ें दूंगा जो एक्चुअली मैं इंडस्ट्री में आपको आउट ऑफ द बॉक्स बनाएगी। ऐसा नहीं है कि जो सब सीख रहे हैं आपको भी वो आ रही है। ठीक है, जो सबको आता है वो आए तो वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होता। आपको अगर वो ऐसी चीज़ें आती है जो सबको नहीं आता है तो आप आउट ऑफ द बॉक्स हो।
तो आई विल ट्राई कि नाविस वर्क में भी अगर कुछ मैं ऐसी चीज़ें बताऊं जो सारे लोग नहीं बता रहे हैं, तो आपको वो मालूम चलेगा, तो आप हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स रहोगे, राइट? तो आई विल ट्राई टू क्रिएट सम कंटेंट ऑन दैट, बट अभी नहीं, थोड़ा टाइम है उसको, है ना कृष्णा? और सर और एक क्वारी है हाँ। सर, आज बिगिनर अपन सॉफ्टवेयर सीखते बाद में अपन कैसा अप्लाई कर सकते जॉब के लिए कोई भी कंपनी में? ठीक है, पोर्टफोलियो बना दिए, सीवी बना दिए, कैसा Right. अप्लाई करना है? राइट। वो सबको ये बहुत बड़ी दिक्कत होता है सर, एक बार कोर्स सीखने में कुछ नहीं होता, सीखने के बाद कैसा अप्लाई करना, वो प्लेटफॉर्म पे कैसा जाना, वो बहुत बड़ी दिक्कत होती है आजकल तो। ओके, चलो ठीक है, अब क्वेश्चन लेना चालू करते हैं, ठीक है? बिकॉज तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक लोग आ गए हैं, तो अब इस पे बात कर सकते हैं, राइट? ठीक है, तो और बाकी लोग हैं तो उनके पास में जो क्वेश्चन है दे कैन राइट इन द इसमें चैट में, और या फिर दे कैन हैव देयर क्वेश्चन, हम वर्बली उसके बाद ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। आज मैंने अच्छा खासा टाइम निकाला है, अराउंड 1.5 घंटे से ऊपर का टाइम निकाला हुआ है, तो वी विल ट्राई टू डिस्कस एज मच एज वी कैन, ठीक है? तो ओके, हाँ कृष्णा आप पूछ रहे थे क्वेश्चन, अब क्वेश्चन चालू करते हैं ना? और सर एज अ बिगिनर अपन कोर्स सीख लेते कहाँ से, तो इंस्टीट्यूट से, नहीं तो यूट्यूब से, नहीं तो पेड कोर्स से। आफ्टर अपन सीखने के बाद हाउ टू अप्लाई जॉब, कैसा जॉब में अप्लाई करना चाहिए अपने को? अटकिंस, एकॉम, कौन सा भी कंपनी में जॉब जॉब के लिए अपने को अप्लाई करना है, वो कहाँ से अप्लाई कर सकते? लिंक्डइन से क्या, वेबसाइट से क्या? लेकिन कोई रिप्लाई नहीं देता अप्लाई किए तो भी, उसके लिए क्या करना चाहिए सर? ठीक है, अब देखो मैं जो भी बताऊंगा ये थोड़ा हार्श रियलिटी होगा, ठीक है? बट आपको अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया हार्श रियलिटी, तो आप हमेशा एफर्ट्स थोड़ा ज़्यादा लगाओगे, सो दैट इज़ वन एडवांटेज। बट मैं थोड़ा हार्श बोलूँगा, ठीक है? जो भी रियलिटी है वो बताता हूँ आपको आज। ठीक है। तो देखो क्या होता है कि आप कंपनी में, सबसे पहले तो ये है कि मैं कोई भी एक एग्जांपल एक स्टूडेंट का ऐसा ही ले लेता हूँ नॉर्मल, कि कोई भी स्टूडेंट पहले सीखता है तो पहला चीज़ है इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में, जैसे मान के चलो दो स्टूडेंट है, एक है जिसके पास में बिम का इंटरेस्ट है, उसने पहले एक्सप्लोर थोड़ा किया है, एक्सप्लोर इन द सेंस बिम क्या है, बिम सीखने से क्या हो सकता है। मैं फॉर एग्जांपल बिम में मैं स्ट्रक्चर में अच्छा हूँ, तो मैं बिम में क्या कर सकता हूँ, समझ रहे हो? मैं ये नहीं बोल रहा सॉफ्टवेयर सीख रहा है बिम में अच्छा सीख लिया उसने, वो नहीं, थोड़ा एक्सप्लोर किया है अगर उसने बिम के बारे में, या फिर अपनी स्किल सेट्स, अपना इंटरेस्ट और बिम में क्या स्किल सेट्स की ज़रूरत है उसको अगर उसने मैच किया है, तो उसको थोड़ा बहुत उसका आइडिया रहेगा, ठीक है? दूसरा ऐसा है जिसने ये देखा अरे बिम में तो 40,000 की नौकरी मिल रही है, चलो मैं साइट का जॉब छोड़ देता हूँ और 2-4 सॉफ्टवेयर सीख के मैं स्टार्ट कर दूंगा। दो माइंडसेट हुआ। पहला माइंडसेट हमेशा सक्सेसफुल रहेगा, क्यों? क्योंकि उसने सबसे पहले अपना एक स्किल सेट्स पे ध्यान दिया, इंटरेस्ट पे ध्यान दिया कि हाँ ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, एंड देन अगर मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँगा बिम के अंदर में तो मुझे ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, राइट? और वही दूसरी जगह पे क्या है, एक स्टूडेंट है जिसने क्या किया, सिर्फ देख कर कि ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो उसने जिसमें अच्छा कर रहा था ऑलरेडी, हालांकि पैसे नहीं मिल रहे थे उसको लेकिन अच्छा कर रहा था, अब उसने वो छोड़ के आके बिम में चालू कर दिया। तो पहला तो क्या हुआ कि उसने जॉब छोड़ा, ये सब चीज़ किया, एंड देन स्किल सेट सीख तो रहा है लेकिन उतना एफर्ट नहीं डाल रहा है। एफर्ट इन द सेंस कि अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि शायद ही अराउंड में, जैसे मान के चलो मैं जैसे मैंने बोला 5-6 लोग को डेली मैं कॉल पे बात करता हूँ, इवन मेरे को 8-10 मैसेज 12 मैसेज भी आते हैं मेरे को डेली पर्सनल पे कि मुझे ये सीखना है नहीं सीखना है। व्हाट्सएप ग्रुप पे तो आप लोग पूछते ही हो एक दूसरे से, तो मुझे वहाँ से एक आइडिया लगता है। और इवन जो मेरा पर्सनल ट्रेनिंग है वहाँ से भी मैं ये देखता हूँ कि स्टूडेंट्स जो भी आते हैं मेरे पास काउंसिल के लिए या फिर ट्रेनिंग के लिए, सबसे बेसिक चीज़ ये होता है कि वो बिम सीखते हैं या सीखे हुए होते हैं और रेसिडेंशियल का G+1 का बिल्डिंग बनाते हैं। और इवन अगर मेरे पास अभी भी, मैं अगर अपना पोर्टफोलियो का फोल्डर खोलूँगा सारा स्टूडेंट्स का, अगर 100 पोर्टफोलियो है मेरे पास में, तो वो 100 पोर्टफोलियो में 90 पोर्टफोलियो में G+1 या G+2 की बिल्डिंग रहेगी। तो उससे क्या हुआ कि आपने तो सबसे पहले, अब देखो 90 लोगों ने तो बना रखा है G+1 का, उसमें से 10 लोग जो हैं, मतलब बाहर के जो 10 लोग हैं 100 में से, उन लोग ने अलग बना रखा है, तो आउट ऑफ द बॉक्स क्या रहा, वो 10 लोग रहे, राइट? है ना? तो वो 10 लोग अलग हो गए पहले तो 90 लोग पहले ही, वो 90 में से अगर कोई सेलेक्ट भी होना होगा ना तो कोई 1-2 होगा, ठीक है, जिसने उन लोग से अच्छा बना रखा होगा। 90 में से जिसने अच्छा बना रखा होगा उनको बेसिकली सेलेक्ट किया, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा बेसिकली। तो पहला तो ये हो गया कि आप हमेशा जब भी प्रोजेक्ट्स बनाओ,
तो प्रोजेक्ट्स बनाने का ये नहीं रहता है कि आप प्रोजेक्ट्स कुछ भी बना दो, मतलब रेजिडेंशियल बिल्डिंग लिया और बना दिया, पेंट कर दिया उसको, अंदर टाइलें लगा दी, राइट, ऐसा नहीं करना है आपको। बेसिकली जब भी आप, पहले तो यह है कि प्रोजेक्ट्स 2-3 तरीके के प्रोजेक्ट्स करो। रेविट का सिर्फ रेविट के बारे में नहीं सीखना है कि मैंने कॉलम, ये वाला कॉलम का ऑप्शन चूज़ करके मैंने कॉलम लगा दिया, ठीक है, तो कॉलम नहीं लगाना है, सिर्फ ये चीज़ नहीं सीखनी है आपको, ये सब चीज़ सीखनी है, प्लस आपको और भी चीज़ें सीखनी है जिसको आप इंटर ऑपरेबिलिटी बोलते हो। रेविट एक इंटर ऑपरेबल सॉफ्टवेयर है, मतलब क्या कहने का कि अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को आप लाके, अलग अलग सॉफ्टवेयर के जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उनको लाके आप इसमें यूज़ कर सकते हो। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक IFC का नाम सुना होगा, इंडस्ट्री फाउंडेशन क्लासेस बोलते हैं, तो रेविट से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, रेविट में आप इंपोर्ट भी कर सकते हो। तो IFC को कैसे यूज़ करते हैं आप लोग वो देखो, उस चीज़ को सीखो थोड़ा बहुत, आउट ऑफ द बॉक्स वहाँ से आता है बेसिकली, ठीक है। ये चीज़ कहाँ पे हेल्प होगी आपकी इंटरव्यू में। सबसे पहले आपको शॉर्टलिस्ट कैसे होना वो मैं आपको हेल्प बताता हूँ। आपको सबसे पहले जो भी आपको पोर्टफोलियो बनाना है, वो पोर्टफोलियो पहले तो, अभी कल मैंने किसी का देखा था जिसमें 49 पेजेस का पोर्टफोलियो बना रखा था, ग्रुप में ही किसी ने भेजा था। और सर मैं पूछा था एक आप ग्रुप में हम्म एक आर्किटेक्ट ने सेंड किया, वो 49 पेजेस का था, हम्म तो आपको रिप्लाई कही कम हम्म, पेजेस में बनाओ बोल के। लेकिन एक दिक्कत क्या होता, प्रेशर अपन पढ़ने का बाद सॉफ्टवेयर हम्म, पोर्टफोलियो कभी देखा ही नहीं, बनाना कैसा है और कितना पेजेस का बनाना है, उसमें कौन सा डालना है चीज, बताया वो तो एक मैंने, एक वीडियो तो डाली हुई है जिसके डाली, वो अंदर। देखा है सर, लेकिन रेफरेंस के लिए एक अच्छा नहीं का कोई तुम्हारे पास रहे तो PDF वो सेंड किए तो अच्छा रहता ग्रुप पे। चलो मैं भी उस पर काम करता हूँ, एक पोर्टफोलियो है ना, चलो आओ। ठीक है, तो पोर्टफोलियो पे भी काम करेंगे। मैं पोर्टफोलियो का भी मैंने नोट कर लिया, ऑल्दो मैंने एक टेम्पलेट बना रखा है बट अभी वो कंप्लीट नहीं है एक पोर्टफोलियो पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है कि आपको पोर्टफोलियो बनाना है, तो पोर्टफोलियो जैसे मैंने देखा 49 पेजेस का पोर्टफोलियो है, कोई नहीं देखता। एक ATS एक बोलते हैं, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम बोलते हैं, या आई थिंक सिस्टम ही बोलते हैं। तो वहाँ से क्या होता है कि जब भी आप किसी MNC में जॉब अप्लाई करते हो, या फिर मान के चलो मॉन्स्टर पे किया, naukri.com पे किया, तो वहाँ से क्या होता है आपके जितने भी एप्लीकेशंस है वो सॉर्ट आउट होते हैं। तो ATS में क्या होता है 4-5 चीज़ें मेंशन रहती हैं, जैसे मान के चलो अगर रेविट का किसी को मॉडलर चाहिए जो सिर्फ स्ट्रक्चर में काम करता हो, तो उस ATS में कुछ कीवर्ड्स डाली होंगी, रेविट डाली होंगी, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग डाली होगी, उसके अंदर में बीम कॉलम डाली होगी, उसके अंदर में आपको कंस्ट्रक्शन ड्राइंग डाली होगी। तो ऐसे करके कुछ कीवर्ड्स डाले होते हैं जो कंपनी को आपको आपके अंदर में चाहिए होगा। तो अब ATS क्या करता है, वो सारी चीज़ को खोजता है। आपके अगर एप्लीकेशन में, आपके पोर्टफोलियो में, आपके CV में, रेज्यूमे में अगर वो सारी चीज़ें हैं, तो वो उस चीज़ को शॉर्टलिस्ट करके एक सेट ऑफ अलग अलग आपके फनल होता है, वो फनल से आपको बेसिकली निकालता है उसमें से। अगर नहीं है तो पहले ही फेंक देगा उठा के। तो ATS तो कभी भी आपको सबसे पहले तो पोर्टफोलियो कम पेजेस का बनाओ। कम पेजेस में क्यों बनाना है, क्योंकि 3-4 सेकंड में ही ATS निकाल देता है स्कैन करके। तो सबसे पहले क्या करना है कि कम आपको छोटे, मैक्स टू मैक्स 10 पेजेस का आप बना के रखो अपना पोर्टफोलियो। उस पोर्टफोलियो में ये नहीं चाहिए कि आपने कॉलम ये सा बनाया, ये बनाया, वो बनाया, ऐसा नहीं। आपने एक पेज लिया, एक पेज के अंदर में आपने एक आइसोमेट्रिक व्यू डाला, या फिर पर्सपेक्टिव, ऑर्थोग्राफिक, जैसा भी अच्छा लग रहा है वो एक व्यू डाला। उस प्रोजेक्ट के बारे में छोटा सा 2 लाइन लिखा, ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि पढ़ने का टाइम नहीं है। प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत लिखा, उसके नीचे में एक थोड़ा बहुत सेक्शनल ड्राइंग नहीं डालनी है। कभी भी देखो पोर्टफोलियो में ट्राई करो कि आप ज़्यादा सेक्शंस ना डालो, ज़्यादा एलिवेशंस ना डालो, कम से कम एलिवेशंस डालो। 3D व्यूज़ को ज़्यादा दिखाओ, और जो आपके 3D व्यूज़ भी हैं वो हमेशा ऐसे होने चाहिए जिसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड व्यू। तो आइसोलेटेड व्यू में ज़्यादा रहना चाहिए कि 4 कॉलम उसके ऊपर का एक बीम और एक अटैच्ड वॉल, ऐसा सेलेक्ट करके HI प्रेस किया रेविट में तो आइसोलेट हो जाता है। तो वैसे करके व्यूज़ निकालो। उससे क्या होता है कि सामने वाले को जो स्पेसिफिक आप दिखाना चाहते हो वही देखेगा। अभी मैंने क्या देखा है, स्टूडेंट क्या करते हैं, सेक्शन निकाल देते हैं, और जब मैं जूम करता हूँ तो वो पिक्चर फट जाती है और वहाँ से कुछ दिखता ही नहीं है मुझे, राइट। तो आपको जो स्पेसिफिक दिखाना है थोड़ा वो दिखाओ। ट्राई टू बी मोर एस्थेटिक। अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हो तो इतना ज़्यादा आपको सुंदर बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा भी होना चाहिए कि सामने वाला अगर एक पेज देखा तो वो दूसरा पेज भी देखना चाहे, ठीक है। तो पहला तो ये करना है कि पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए, थोड़ा बहुत एस्थेटिक करो, उसको छोटा बनाओ, क्रिस्प बनाओ। सेम विथ CV या रेज्यूमे, आपको हमेशा बहुत क्रिस्प बनाना है, आपको टू द पॉइंट चीज़ें डालनी है, कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग में डालनी है। अब कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्टूडेंट ने क्या किया, एक रेज्यूमे बनाता है,
लिंक्डइन पे जाएगा, 50 लोग को मैसेज डाला, सबको भेज दिया। ऐसा कभी नहीं करना है। ऐसा करोगे तो एक जगह से भी रिप्लाई नहीं आएगा। अगर नसीब खराब रहा तो एक जगह से भी नहीं आएगा, नसीब बहुत सही रहा तो एक दो जगह मैक्स टू मैक्स कहीं आ जाए, बट मोस्टली चांसेस रहता है वहाँ से आपको रिप्लाई नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले तो ये नहीं करना है। अब इसके पीछे का एक रीज़न ये है कि आपने फॉर एग्जांपल मुझे भेज दिया, राइट, आज भेजा है, अब मेरे पास ओपनिंग है ही नहीं, अब मेरे पास 50 और मैसेज आ गए, आप नीचे पहुंच गए। अब मैं स्क्रॉल करके थोड़े देखने जाऊंगा कि कृष्णा ने मुझे ये मैसेज भेजा है या फिर निखिल ने मुझे ये मैसेज भेजा था 2 महीने पहले, राइट। तो पहले तो आप नीचे चले गए। अब फिर क्या हुआ कि जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है कोवी। अब कोवी के पास में उसका खुद का एटीएस है, या फिर जहाँ पे करियर का एक वो होगा सेक्शन होगा, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर दिए, तो कोवी के एटीएस में आप पहुँच गए हो। अब फिर दोबारा आप पहले मान के आप तो तैयार थे नहीं, कुछ भी बना के आपने डाल दिया और रेज्यूमे बना के भेज दिया, कोवी पे अपलोड कर दिया। अब कोवी ने चेक किया, रिजेक्ट कर दिया। वो रेज्यूमे ऐसा नहीं है कि वो फेंक देता है, वो रखे रहता है। अब आपने फिर 20 दिन बाद दोबारा अप्लाई किया, सेम रेज्यूमे डाला। अब क्या हुआ, दोबारा उसने देखा कि ये तो सेम रेज्यूमे, हटा दिया दोबारा। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि हर जगह अप्लाई कर दिया। हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप 4-5 ही कंपनीज़ पे फोकस करके रखो, 4-5 कंपनीज़ पे ही फोकस करके रखो, और सबका लिए अलग अलग जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे मान के चलो कोवी का अभी आता है तो बिल्डिंग का आता है और इंफ्रास्ट्रक्चर का, बिल्डिंग्स का, और हाँ बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का 2 आता है, चेन्नई और गुड़गांव का 2 आता है। तो क्या होता है कि अब स्टूडेंट क्या करते हैं, दोनों का रिज्यूमे बनाया, एक का रिज्यूमे बनाया और दोनों जगह भेज दिया। अब वहाँ पे चाहिए था बिल्डिंग्स वाले, मतलब प्रॉपर रेविट में काम करने वाले, तो आपने भेज दिया रेविट का, चलो ठीक है वहाँ चांसेस हो सकते हैं। लेकिन वही रेज्यूमे आपने चेन्नई भी भेज दिया, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेंटली में काम होता है, ओपन रोड्स एमएक्स रोड्स पे काम होता है, तो वहाँ पे तो नहीं होगा ना। तो वैसा कभी नहीं करना है, हमेशा आपको स्पेसिफिक कस्टमाइज करके हमेशा रिज्यूमे भेजना है। 2-3 तरीके की रखो, अगर आर्किटेक्चरल का एक अलग रखो, स्ट्रक्चरल का एक अलग रखो, कंबाइंड कोऑर्डिनेशन का एक अलग रखो, फसाड का एक अलग रखो अगर आपको फसाड का काम अच्छा आता है तो ऐसे 3-4 तरीके का रिज्यूमे बना के रखो। उससे फ़ायदा ये होगा कि जहाँ पे जिस तरीके की आपकी ओपनिंग आएगी आप वैसा रिज्यूमे भेजोगे, वैसा पोर्टफोलियो भेजोगे, तो वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ काम करो। और फिर बाद में आता है लक। यार लक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि ये सब कर दिया तो हो ही जाएगा, लक इंपॉर्टेंट होता है, तो लक भी इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम आपका हार्डवर्क और आपका जो आप एफर्ट्स देते हो वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उस पर ज़रूर ध्यान देना है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो गए। देन आता है आपके पास में इंटरव्यू। शॉर्टलिस्ट अगर हो गए आप तो आपको निकलना नहीं है। रिज्यूमे आपका शॉर्टलिस्ट हो गया, आप अगर शॉर्टलिस्ट हो गए किसी भी इंटरव्यूज़ के लिए या फिर अलग कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस है उसके लिए, तो आपको वो छोड़ना नहीं है, आपको वो क्रैक करना है किसी न किसी तरीके से। अब उसका देखो एक सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले तो क्या है कि अब आपका पुराना सब खत्म, रेज्यूमे पोर्टफोलियो जो भी बनाया, अब उसका ज़्यादा काम नहीं है, अब वहीं तक था कि आपको सिर्फ सेलेक्ट करना था, शॉर्ट लिस्ट करना था। उसके बाद में अब क्या करना है आपको, पहले तो सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करो, सब कुछ नहीं आना चाहिए। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप आर्किटेक्ट हो तो आपको MEP आना ज़रूरी नहीं है। अगर आप आर्किटेक्ट हो तो आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर से काम चल जाएगा आपका। और काम चलने का ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि खींच के काम कर रहे हो, वैसा नहीं, आपका अच्छा काम चलेगा, क्योंकि किसी कंपनी में आप काम करोगे तो तीनों डिसिप्लिन आपको नहीं दिया जाएगा, या फिर आर्किटेक्चर मिलेगा, या फिर स्ट्रक्चर मिलेगा, या फिर MEP मिलेगा, क्योंकि सारे तरीके के रिसोर्सेज जो भी मैन पावर होते हैं वहाँ पे पड़े होते हैं, लोग होते हैं वहाँ पे, तो उतना कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है कि स्पेसिफिकली सबका एक अच्छा सा बेस बना लो अपना। और हमेशा एक मैं प्रो टिप देता हूँ जो शायद कोई और नहीं देता हो, तो मैं जब भी मैं अपने पर्सनल ट्रेनिंग में भी ये बताता हूँ सबको कि जब भी आप इंटरव्यू में हो, डोंट गिव अ डायरेक्ट आंसर। जैसे आपसे फॉर एग्जांपल पूछा गया कि व्यू रेंज क्या होता है, तो व्यू रेंज का तो कोई डेफिनेशन तो होता नहीं है। ऑलवेज ट्राई टू गिव अ लाइक एक्सप्लेन बाय एन एग्जाम्पल। आप हमेशा एक एग्जाम्पल से बताओ कि फॉर एग्जाम्पल आप स्कैन टू बिम में काम कर रहे हो और आपको विंडो से ऊपर की वॉल की थिकनेस चेक करनी है कि कितनी है, नीचे की वॉल थिकनेस फॉर एग्जांपल 200 mm है, ऊपर की 120-130 की की वॉल है। अब मुझे मालूम नहीं है, तो व्यू रेंज से क्या होगा, मुझे फ्लोर प्लान क्या होगा, फ्लोर प्लान ऐसा मिल जाएगा जिसके अंदर मुझे वॉल की थिकनेस, ऊपर की वॉल की थिकनेस मालूम चल जाएगी रादर देन ओनली नीचे की, राइट। तो आप हमेशा एक एग्जाम्पल से समझाओगे सामने वाले को, तो उसको पहला तो ये होगा कि इसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, दूसरा ये है कि आपका कम्युनिकेशन भी समझ में आ जाता है उसको कि हाँ कि ये समझा देगा, काम कर लेगा।
ठीक है। तो इंटरव्यू में ये करना है। तो और इंटरव्यू का एक और है, मैंने तो 60-70 क्वेश्चन के एक वीडियो भी डाल रखी है जिसके अंदर मैं 60 आई थिंक 60+ क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं, है ना? किसी ने देखी है? हाँ, मैं देखा सर। हाँ, तो उसके अंदर में अराउंड 60 क्वेश्चंस है। तो जो भी अगर रेविट में एज अ बिगनर या इवन 1-2 साल का एक्सपीरियंस वाला भी है, वो भी अगर वो करता है तो उससे बाहर क्वेश्चंस आने के बहुत बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है? तो उसको प्रिपेयर कर लो। एंड आई थिंक दीज आर द थिंग जो कि इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज और तो ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो, टिप्स यही होते हैं कि आप चीज़ों को कैजुअली मत लो और उसको बस अच्छे तरीके से करते जाओ, तब टाइम पे होते जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। जस्ट अ मोमेंट, है ना? आप लोग तब तक क्वेश्चन कुछ सोचो, 1 मिनट। या सर। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? कोई कुछ किसी का क्वेश्चन है? एनीवन? हेलो। हाँ जी, विघ्नेश जी, बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली मैं आर्किटेक्ट हूँ और 1.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होल्ड कर रहा हूँ करंटली। और मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट रेविट एंड बीम में रिसेंटली आया है, लाइक हार्डली 2 मंथ्स हुए हैं मुझे इंटरेस्ट आया। तो मैं धीरे धीरे वीडियोस एंड ऑल चेक कर रहा हूँ बीम्स वगैरह। और मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ कि मास्टर्स करूँ अब्रॉड से इन बीम स्पेसिफिकली। सो ये ऑप्शन कैसे रहेगा? मास्टर्स करना है आपको? आपको 1.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और आप और बताओ थोड़ा अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि किस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है या फिर। एक्चुअली मेरे पास रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है मोस्टली, हम्म। लाइक 90-95% रेसिडेंशियल ही है। एक सिर्फ मैंने होटल के प्रोजेक्ट्स में काम किया है हार्डली। ओके। एंड देन मुझे एक्चुअली बिम पे ज़्यादा इंटरेस्ट आया रिसेंटली बिकॉज मेरे एक्चुअली एक सर थे मेरे, काफ़ी रेबिट्स के मॉडल्स वगैरह बनाते थे, बिम्स वगैरह में कर रहे थे। तो उनके थ्रू मेरे को एक्चुअली इंटरेस्ट डेवलप हुआ धीरे धीरे। सो मुझे मास्टर्स करना था तो मैं सोचा कि बिम में क्यों ना करूँ मास्टर्स। हाँ, तो आप देखो, सबसे पहले तो ये है कि आपका एक्सपीरियंस किस चीज़ पे लाई करता है, और आपको आगे चल के आप क्या चीज़ में काम करना चाहते हो। जैसे आप आर्किटेक्ट हो, तो आप आर्किटेक्ट में आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अच्छा लगा हो, जैसे ग्रीन आर्किटेक्चर हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर हुआ, या फिर अर्बन डेवलपमेंट हुआ, सिटी मॉडलिंग हुआ, सिटी प्लानिंग भी बोलते हैं उसको। तो ऐसा कुछ है आपका? हाँ, मेरा एक्चुअली सस्टेनेबल डिज़ाइन में, एक्चुअली मैं जब सेकंड ईयर में था आर्किटेक्चर के, तब से लेके टिल लाइक फोर्थ ईयर तक मेरे को सस्टेनेबल में मास्टर्स करना था। हम्म। बट देन आफ्टर माय ग्रेजुएशन मुझे लगा कि सस्टेनेबल सिर्फ सस्टेनेबल नहीं होना चाहिए, उसके साथ कुछ और होना चाहिए। तो लाइक मैंने सीनियर्स वगैरह से बात किया था, तो उनके थ्रू पता चला कि उन्होंने बोला कि 1 ईयर ऑन फील्ड एक्सपीरियंस ले ले एंड देन यू विल गेट एन लाइक ओवरऑल ब्रीफ कि तुझे क्या करना है आगे। So after my this 1 year of experience, 1.5 years of experience on field, I'm not into only sustainable design. Sustainable design के अलावा और भी कुछ होना चाहिए। So विद टाइम मुझे एक्चुअली बीम, अभी मैं जैसा बोला कि लास्ट 2 मंथ्स मुझे पता चला बीम रेविट ये सब। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि अब्रॉड में मास्टर्स इन बीम एंड देन विल फोकस ऑन सस्टेनेबल एज वेल। ओके। हाँ, तो देखो, अगर आपको बिम में मास्टर्स करना है तो एक चीज़ है, बहुत ही स्पेसिफिक कुछ कुछ जगह हैं जहाँ पे आपको अच्छा मिलेगा। नहीं तो मोस्टली सब जगह यही होता है कि आपको रेविट पे प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं, बिकॉज इवन आई एम इनटू दैट। मैंने भी एक जगह से, मैंने मास्टर्स नहीं किया ऑल्दो, लेकिन आई हैव ऑल्सो बीन एसोसिएटेड विद कपल ऑफ रिसर्चर्स इन वन ऑफ द टॉप बिम इंस्टीट्यूट्स। आप लोग ने बिम A+ का नाम सुना है? बिम A+ है एक यूरोपियन मास्टर्स इन बिम। ये एक्चुअली में इटली, फिर स्लोवानिया और 2-3 कंट्रीज मिल के एक साथ में मास्टर्स की डिग्री देते हैं आपको। तो आई हैव डन रिसर्च फ्रॉम देयर। तो बट ये चीज़ क्या है कि कुछ ही इंस्टीट्यूट्स हैं या कुछ ही ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आपको स्पेसिफिक चीज़ें मिलेंगी,
लेकिन बिम में भी दो चीज़ें हैं, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखना है जहाँ पे भी आप, अगर आप अब्रॉड में भी जा रहे हो, देखो 3 जगह मैं बोलूँगा अगर आपको एक्सप्लोर करो, बाकी आपकी चॉइसेस है बेसिकली, लेकिन 3 जगह मैं बोलूँगा आप एक्सप्लोर करके देखो। पहला तो है कि आप बिम A+ ट्राई करो, बिम A+, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है आपके पास में UK में ट्राई करो बिम के लिए, क्योंकि UK सबसे आगे है बिम में, लेवल 2 बिम में वो काम कर रहा है ऑल दीज डेज। देन आपके पास में है, यस विग्नेश, बिम A+। देन आपके पास में है थर्ड, आप कनाडा से ट्राई करो। कनाडा में भी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। एल्गोनक्विन है, दीज आर प्राइवेट, पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे, लेकिन कुछ मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एल्गोनक्विन है जहाँ पे आप कर सकते हो, जॉर्ज ब्राउन है जहाँ पे बिम, ये दो है, और एक और है जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये 2-3 कॉलेज और यूनिवर्सिटी कनाडा में है जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। हाँ, ये 3 जगह हैं जहाँ पे आप एक्सप्लोर करो, एंड देन आप आपके पास में ऑलरेडी कोई ऑप्शन होगा तो अच्छी बात है, लेकिन ये भी एक बार एक्सप्लोर करके देना। अदरवाइज़ अगर आपको सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर में डिग्री चाहिए होगी तो एक यूनिवर्सिटी है दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सिटी, आई एम नॉट रिकॉलिंग द नेम, पॉलिटेक्निक डी मिलानो आई गेस। हाँ, तो वहाँ एक बार ट्राई करके देखना। यूरोपियन कंट्री है क्या? 9 मंथ्स का कोर्स है ये पॉलिटेक्निक वाला? हाँ, पॉलिटेक्निक ही है, एल्गोनक्विन है, ठीक है। हाँ, ये एक्चुअली मैं बिम का जब मैं रिसर्च कर रहा था फॉर मास्टर्स इन अब्रॉड, तो एक्चुअली कनाडा मेरे को ज़्यादा लाइक इन्फॉर्मेशन कनाडा की ज़्यादा मिला। तो जैसा आपने 2 नाम बताया, एल्गोनक्विन और जॉर्ज ब्राउन, ये दोनों ऑलरेडी मेरे ऑप्शंस में है, और थर्ड ऑप्शन ये है कि फैनशर्व कॉलेज। ओके, तो ये 3 एक्चुअली कनाडा में मैंने एक्चुअली शॉर्टलिस्ट करके रखा था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑस्ट्रेलिया का एक था बॉन्ड यूनिवर्सिटी, बॉन्ड यूनिवर्सिटी एंड स्विनबर्न यूनिवर्सिटी, ये 2 ऑस्ट्रेलिया का था शॉर्ट लिस्ट में मेरे। तो मुझे एक्चुअली जानना था कि क्या ये वर्थ होगा कि मैं अब्रॉड में जाके बिम के बारे में लाइक मास्टर्स करूँ, क्योंकि मेरे एक ही सीनियर है जो अब्रॉड में लाइक कनाडा में एल्गोनक्विन में बिम में उसने मास्टर्स किया है। मास्टर्स एज इन उसने पीजी किया है एक्चुअली, कनाडा में पीजी होता है। एक चीज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। राइट, एग्जैक्टली, वो एक्चुअली वही मेरा मेन कंसर्न है कि आरओआई का क्या। मेरा जो लाइक इवन आई हैव ऑल्सो एक्सप्लोर्ड ऑल दीज ऑप्शंस, तो मुझे जो लगा है, पहला तो ये रहेगा कि देखो अगर आप ऑलरेडी देखो काम करना इज़ मच बेटर देन पढ़ाई करना। मतलब अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस एक्सपोजर चाहिए तो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो एंड देन यू आर लर्निंग, मतलब ये सारी चीज़ें, तो आप ज़्यादा बेटर कर पाओगे बिम में स्पेसिफिकली, ठीक है, रादर देन टेकिंग एजुकेशन। मेरा जो रहता है मेरा जो परसेप्शन है बिम के तरफ वो ज़्यादातर रिसर्च का रहता है, और मुझे एक्सपोजर ज़्यादा चाहिए। मैं एक्चुअली में पैसे के लिए पढ़ाई नहीं करता हूँ। मतलब अगर मुझे कहीं कुछ रिसर्च भी करना है या फिर मुझे कहीं कुछ पढ़ना है या किसी कुछ सीखना है तो मैं पैसे के लिए नहीं करता हूँ। दैट इज़ नॉट माई माइंड सेट, वो मेरा परसेप्शन नहीं रहता है। मेरा फर्स्ट परसेप्शन ये रहता है कि मैं चीज़ें सीख रहा हूँ कि नहीं सीख रहा हूँ, और एक्सपोजर चाहिए मुझे बेसिकली। और टू बी ऑनेस्ट, एक्सपोजर अगर आप लेते हो तो पैसा खुद ब खुद आता है, क्योंकि आपके पास में स्किल सेट्स रहते हैं और आप वो सारी चीज़ों के बारे में आपके पास नॉलेज रहता है, ठीक है। तो अगर आप पैसे के लिए जा रहे हो सीखने तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू गो देयर, क्योंकि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग के 3 साल नहीं मिलेगा, ठीक है। वो आपको ऑल्दो आपको टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं लगेगा, टाइम लगेगा। अराउंड आपको 4 साल लगेंगे अगर आप कनाडा से करते हो, तो अगर अराउंड आपको 4 साल लग सकते हैं कि आप अच्छा पैसा कमाने लगो। मतलब पढ़ाई करते के साथ में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पढ़ाई कर लिया, पढ़ाई करने के बाद में जैसे आपने मास्टर्स कर लिया उसके बाद में 1-1.5 साल लगेगा आपको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने में, और वहाँ की सैलरी भी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। लेकिन मेन चीज़ यही है कि आप अच्छे पैसे लगा रहे हो स्टार्टिंग में। जहाँ तक मुझे आइडिया आ रहा है एल्गोनक्विन में अराउंड 12-18 लाख ऐसा कुछ है, 16,000 कैनेडियन डॉलर। ओके, तो अराउंड 16,000 यानी अराउंड 8 लाख, 8 यस, से 10, राइट। अप्रॉक्स। हाँ, 8 से 10 लाख रुपए आप सिर्फ वो फीस दे रहे हो, एंड देन आपके रहने का कॉस्ट भी रहता है,
और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अराउंड आपको 15-17 लाख रुपए लग जाएंगे। और भी चीज़ें हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छी जॉब भी है वहाँ पे, 35 लाख के अराउंड का पैकेज मिल जाता है, अच्छा पैकेज मिलता है अगर आप अच्छे जगह ऑन्टेरियो वगैरह में चले जाते हो तो वो जो चीज़ है। लेकिन मेन चीज़ यही है कि अगर आप, मैं तो ये बोलूँगा आप हमेशा पहले स्कॉलरशिप ट्राई करो। स्कॉलरशिप में सब फ्री हो जाता है, जैसे इरास्मस मुंडस है BMA प्लस का, वहाँ फ्री है आपको। इवन 1000 यूरो भी मिलता है एवरी मंथ, आई गेस, यस, एवरी मंथ आपको 1000 यूरो मिलता है, जो आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग इज़ फ्री, तो वो चीज़ है। तो आप वहाँ एक बार ट्राई करके देखना, अगर अच्छा रहता है। अगर आपका SOP बढ़िया है तो वहाँ सिलेक्शन के चांसेस हैं, क्योंकि अराउंड 50 या 70 सीट्स होते हैं मैक्स, 50 सीट्स होते हैं आई गेस। कहाँ पे एग्जैक्टली BMA प्लस कहाँ पे है? आप Like सिर्फ कौन से? BIM A+ टाइप करो, आपको मिल जाएगा गूगल पे। अच्छा, ओके। हाँ, कंट्री कोई है या फिर? इटली, कई जगह ये अच्छा, कराती है। एक्चुअली में क्या है कि ये कोलैबोरेशन में काम करती है, जैसे इटली, स्लोवेनिया और कई सारी कंट्रीज़ एक साथ मिलके इसको 3 रीजन्स मिलके ये पूरा मास्टर्स कंप्लीट कराती हैं। ओके। बट आपके आपके लाइक रिसर्च के हिसाब से BMA प्लस शुड बी द फर्स्ट ऑप्शन, राइट? अदरवाइज गो फॉर UK। और एक और ऑप्शन है जो फोर्थ ऑप्शन मैं बोलूँगा, एक बार आप आयरलैंड का भी एक बार ट्राई करना, डबलिन का, वहाँ पे भी अच्छा है। UCL का नाम सुना है आपने? हाँ, UCL आई गेस UK में है। हाँ, तो उसका भी ट्राई यूनिवर्सिटी करना। ऑफ मैं डबलिन की बोल रहा हूँ, न्यूयॉर्क। डबलिन में भी कुछ यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पे भी ट्राई करना, ठीक है। TU डबलिन है, TU डबलिन, ठीक है, वहाँ पे भी एक बार देखना, UW, ओके। दैट इज़ ऑल्सो देयर। तो ये कुछ ओके। नाम है जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। ऑल दो मास्टर्स गुड है, अच्छा है, एक्सपोजर के लिए काफ़ी अच्छा है, बट एट द सेम टाइम मनी माइंडेड नहीं रहना है, और भी चीज़ों पे ध्यान देना है। राइट। यस। ओके, फाइन, ठीक। थैंक यू। हाँ, रोहित है सर, रोहित। यस रोहित, हाय। हाँ सर, जैसे मैं हिमाचल से हूँ ना, मैं हिमाचल से, और एक मैंने कंपनी में एक मेरे को कंपनी मैंने अप्लाई किया था, वहाँ पे मेरे को वो कंपनी है तमिलनाडु की, ठीक है। तो वहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए 9000 इन हैंड दे रहे हैं सर, सैलरी 9000। तो फिर तो मेरे को सर फिर हिमाचल से चेन्नई जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ओके, जस्ट अ मोमेंट रोहित, है ना, माय बैटरी इज ड्रेनिंग, जस्ट अ मोमेंट। हेलो रोहित भाई। हाँ हेलो। रोहित, मैं एक सजेशन दूँ का आपको? हाँ हाँ। और 9000 के लिए बोले तो बहुत कम पेमेंट है, और हिमाचल से चेन्नई जाना बोले तो टिकट का प्राइस उतना है 9000 वन डे के लिए। वो आपको पुरातन है, आपको एक्सपीरियंस लेना है तो आपके हिमाचल में ले सकता है बीम के लिए। वो चेन्नई जाके 9000 बेसिक पे कर रहे बोल के बहुत कम होता, और 2-3 साल में बढ़ गया तो पेमेंट कितना 20,000 हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। वो आपको पुरातन है, मेरा सजेशन वैसा है। 9000 है, बहुत लोएस्ट सैलरी है बीम में। अच्छा। अदर स्टेट के लिए और अपना स्टेट में हिमाचल में करना है तो 9000 स्टार्टिंग कर सकते, लेकिन अदर स्टेट में जाके करना है तो बहुत लोएस्ट सैलरी है, ऐसा मेरा मानना है। आप सर का भी सुनो। हिमाचल में कंपनियां नहीं है भाई, बीएनएम की फर्म बहुत कम है हिमाचल में। वो ऐसा कि केरला ही जाए ना, हिमाचल से जो नजदीक पड़ता है, जो स्टेट नजदीक पड़ता है वहां पे अप्लाई करके देखें। ऐसा तो हेलो। बेंगलोर ही है। हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ कि भाई 9000 इसलिए
दे रहे हैं, क्योंकि वो पहले मेरे को कंपनी में 6 महीने ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के तौर पे रखेंगे, तो वो 9,000 दे रहे हैं। फिर उसके बाद वो 2 साल के बाद पक्का करेंगे, फिर वो कंपनी में फिर बढ़ाएंगे वो सैलरी। अभी तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग करेंगे 6 महीने, वो होते 9,000। ओके मैं अमित। यहाँ ओके रोहित आप पूछ रहे थे। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ कि सर जैसे मैं हिमाचल से हूँ ना, और मैंने एक कंपनी में अप्लाई किया था तमिलनाडु की, तो क्या बोलते, हाँ, तो वो अभी मेरे को स्टार्टिंग में ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के तौर पे रखेंगे, और वो 6 महीने के लिए, और उस टाइम के लिए वो मेरे को दे रहे हैं इन हैंड 9,000। और फिर वो उसके बाद फिर 2 साल के बाद वो अपने 2 साल नहीं, सॉरी, 6 महीने महीने के बाद वो पक्का करेंगे अपनी कंपनी में। राइट। तो सर मेरे को फिर हिमाचल से तमिलनाडु जाना चाहिए या नहीं? सबसे पहले तो ये है कि वो कंपनी का लाइक इमेज कैसा है, कंपनी एमएनसी है? हाँ सर, कंपनी तो अच्छी है। मैंने उनकी वेबसाइट देखी थी ना, वो दुबई के प्रोजेक्ट वगैरह करती है, अच्छे प्रोजेक्ट किए हैं उन्होंने, वेबसाइट में उन्होंने डाला है। ओके देखो, सबसे पहले क्या होता है ना कि कभी भी आपको ज्वाइन करना है, देखो सैलरी मैटर नहीं करेगा स्टार्टिंग में। जैसे मान के चलो अगर आप वो कंपनी एक एमएनसी है, या फिर उसका जो फ्यूचर एक्सपोजर है, मान के चलो अगर आपको एज अ जीईटी रख रही है आप, और आपको एक्सपीरियंस कितना अपने बारे में बताओ पहले। क्या बोल सर, दोबारा से बोल, जरा आवाज आपकी कट गई बीच में। ओके आपको एक्सपीरियंस कितना है वो बताओ मुझे, या फिर आप कॉलेज में हो अभी? एक्सपीरियंस नहीं है सर, मैंने बस ये रैबिट और नेविसवर्क ऑटोकैड सीखा हुआ है। अभी कॉलेज से अभी निकले हो आप? हाँ सर, 2021 में। हाँ, देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन ज्वाइनिंग अ कंपनी एज अ जीईटी 9,000 में। बट मैटर ये करता है, कुछ पॉइंट्स है, कंडीशन बताता हूँ, ठीक है। कंडीशन ये है कि सबसे पहले कंपनी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कंपनी जो भी है, अगर वो एमएनसी है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। सेकंड चीज़ क्या है कि आप किस टीम में जा रहे हो। अब टीम डिसाइडेड होता है, जैसे आप बिल्डिंग्स में जा रहे हो, आप किसी सिविल में जा रहे हो, या फिर जियोटेक में जा रहे हो, रेलवेज़ में जा रहे हो, रोड्स में जा रहे हो, राइट। तो ऐसे टीम्स होती हैं अलग अलग। तो किस टीम में आप काम करने जा रहे हो वो मैटर करता है। अगर वो टीम अच्छी है, मतलब टीम का इन द सेंस कि वो डिपार्टमेंट अगर अच्छा है, वेल एंड गुड, जाओ, बिल्कुल जाओ। एक और चीज़ मिल गया। तीसरी चीज़ ये है कि आपको कंपनी से हमेशा एक इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए कि वो कंपनी आपको क्या सैलरी पैकेज देगी 6 महीने बाद, कहीं ना कहीं उसका एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। हमेशा वो आरओआई आपका दोबारा आ गया, जैसे मैंने अभी आपको किसी को बताया, विघ्नेश को बताया कि ऐसा आरओआई होता है, ठीक है। तो वो चीज़ हमेशा होना चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले कंपनीज देखो, कंपनी अगर अच्छी है, एमएनसी है, गो फॉर इट, नो डाउट, गो फॉर इट, ठीक है। और इवन देखो, जैसे मैंने अभी किसी ने ध्यान भी दिया होगा, मैंने ग्रुप में अभी डाला था कि दैट मेरी टीम में भी अभी मुझे चाहिए किसी जीईटी वगैरह ट्रेनिंग इंटर्न्स की ज़रूरत है अभी। तो इवन हम भी कम सैलरी पे ला रहे हैं। सैलरी नहीं बोलूँगा मैं, स्टाइपेंड बोलते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम इंटर्न रखते हैं तो हम स्टाइपेंड देते हैं। तो स्टाइपेंड हमेशा यही होता है 8,000, 7,000, 6,000, 10,000 के अंडर में ही हमेशा स्टाइपेंड होता है, सी का भी कहीं भी कंपनी, ठीक है। तो वो हमेशा रहेगा आपके पास में। लेकिन आपको ये देखना है कि 6 महीने बाद मेरा ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो जाओ, नहीं हो रहा है तो मत जाओ, राइट रोहित? हाँ सर, 6 महीने के बाद उनके एचआर ने बोला है कि वो मतलब हमें बोलते कि मिडिल ईस्ट के प्रोजेक्ट और दुबई के प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो काम करते हैं ना, ऐसा बोला है उन्होंने, एचआर ने। राइट, प्रोजेक्ट इज़ गुड, प्रोजेक्ट का कोई इशू नहीं है, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ ना आपको कि जैसे मान के चलो, अभी देखो जैसे आप बोल रहे हो उस हिसाब से मुझे आइडिया लग रहा है कि टीम बड़ी नहीं है, टीम छोटी है, मिडिल ईस्ट वगैरह का अगर काम कर रही है तो एक साथ मिक्स होकर काम करते हैं, मुश्किल से उनके कंपनी में अराउंड 50 का स्ट्रेंथ होगा, मुझे यहाँ से आइडिया लग रहा है। इज़ इट ट्रू? आपको कंपनी का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, ट्रू और फॉल्स, ऐसा लग रहा है कुछ? सर मैंने लिंक्डइन पे मैं देखा था ना, जब हम लिंक्डइन पे कंपनी का नाम डालते हैं, फिर हम जब अबाउट सेक्शन में क्लिक करते हैं, वहां पे तो लिखा था कि 50 से 200 एम्प्लॉइज। हाँ, 50 से 200 एम्प्लॉय, क्योंकि वो रेंज हुआ ना। अब वो आप 51 भी हो सकता है, वो 199 भी हो सकता है, राइट। वो चीज़ है। तो मैं सिर्फ एक आइडिया लगा रहा हूँ, ऑल्दो मैं ये नहीं बोला आप कंपनी के बारे में ज़्यादा जान रहे होगे, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको चॉइस लेना है तो सबसे पहले ये देखो,
अदरवाइज कोई छोटी कंपनी है तो वो वर्थ नहीं होगा जाना। छोटी कंपनी इन द सेंस, अगर देखो कई कंपनीज ये भी होता है कि आपको 6 महीने रखा फिर बॉन्ड लगा दिया, तो वो भी नहीं चाहिए, है ना। तो हमेशा आप हाँ देखो सर, कि रहने का वर्थ है कि नहीं आपका। बॉन्ड हो गया। वो बोलते कि 6 महीने पहले मेरे को जीईटी रखेंगे ना, उस टाइम वो 9,000 इन हैंड देंगे, फिर बोलते कि 2 साल के लिए हम आपकी डिग्री रखेंगे अपने पास बॉन्ड, ऐसे ऐसे बोलते हैं एचआर। ठीक है, देन इट इज़ नॉट एन एमएनसी, डोंट गो फॉर इट। तो वो दूर है, काफ़ी दूर है, और ये 2 साल का बॉन्ड इज़ नॉट अ गुड थिंग, डोंट गो फॉर इट। ठीक है। Hello. हाय प्रदीप। Hello, sir. How are you? ऑल गुड, हाउ आर यू? I'm good, sir. गुड, इट्स गुड टू सी यू हियर। Thank. Same, sir. सर मेरा क्वेश्चन यह था कि एक्चुअली आपको पता ही होगा, ऐसे बिम इंटर्न मुंबई में वर्क कर रहा हूँ। सो मेरा फील्ड है रवि स्ट्रक्चर। राइट। रवि स्ट्रक्चर में अभी मुझे एक्चुअल में 6 मंथ हो चुका है। हाँ, मुझे अभी क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और कौन सा चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, इस पे मुझे क्वेश्चन था। क्या चीज़ पे अभी आप काम कर रहे हो? रवि एक सेकंड, बिल्डिंग का ऊपर रवि स्ट्रक्चर, लाइक मॉल एक्सेट्रा, और वॉशिंग बताओ ना, वर्कफ्लो क्या, मतलब कैसा कैसा काम, किस हिसाब से आपका वर्कफ्लो चलता है कंपनी में? कंपनी में एक्चुअली जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, जो मुझे जो प्रोजेक्ट आते हैं वो वाशिंगटन डीसी से आता है, मॉडलिंग या डिटेलिंग कंप्लीटली रिलेटेड टू स्ट्रक्चर। हाँ, वो लाइक इंजीनियर से जो भी डाटा मिलता है उसको हम लोगों ने रेविट में डिटेलिंग बनाते हैं, मॉडलिंग। कभी आप लोग के पास कोऑर्डिनेशन का मॉडल आता है जिसके हेल्प से आप लोग मॉडल डेवलप करते हो? जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर का मॉडल मिला और उसके हेल्प से आप आर्किटेक्चर का मॉडल बना रहे हो। हाँ, आर्किटेक्चर का मॉडल मिलता है तो उसका हिसाब से हम लोग स्ट्रक्चर का मॉडल बनाते हैं, लाइक कोऑर्डिनेशन ऑफ स्लैब, कॉलम्स एक्सेट्रा, लाइक। तो उसका हिसाब से स्ट्रक्चर मॉडल डेवलप करते हैं। लाइक आर्किटेक्चर में कुछ चेंजेस भी हुआ तो स्लैब एजेस वगैरह इधर पे चेंजेस करना पड़ता है ना, लाइक उस तरह से। तो आप और बिम कोऑर्डिनेशन या फिर ऐसा कुछ क्लैश डिटेक्शन वाला कुछ काम करते हो? नहीं, क्लैश डिटेक्शन वगैरह नहीं होता है। ओके, ठीक है। एंड सॉलिबरी का नाम सुना है? हाँ, सॉलिबरी का सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हैं कंपनी में। हाँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज प्लगइन्स को यूज करते हो? प्लगइन्स, हाँ, कंपनी का खुद का प्लगइन्स है। ओके, ठीक है। तो देखो, मैं अब आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि आपको अभी टाइम कम हुआ है तो आप क्या चीज़ें और एक्सप्लोर कर सकते हो। पहले तो ये एक्सप्लोर करो कि रेविट में और किस टाइप के और प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हो। ठीक है, एक प्रीकास्ट अभी नया चीज़ आ रहा है, ठीक है। तो प्रीकास्ट के बारे में थोड़ा बहुत सीखो, क्योंकि ये चीज़ मुझे भी अभी थोड़ा इस पर और अच्छा करना है, बिकॉज मैंने भी अभी स्टार्ट ही किया है, कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो मुझे भी डेवलप करना है सर। आप इस चीज़ पे थोड़ा काम कर सकते हो क्योंकि इसका थोड़ा ग्रोथ हो रहा है अभी। सेकेंड चीज़, आप स्कैन टू में कितना काम किए हो? स्कैन टू में किया नहीं सर। ठीक है, तो आप इसको एक्सप्लोर करो, सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक्सप्लोर करो कि इसमें और क्या चीज़ें आप बेटर कर सकते हो अपने स्किल सेट्स में। कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी स्टार्टिंग में, तो थोड़ा उसको एक्सप्लोर करो, राइट। थर्ड इज सॉलिबरी के बारे में थोड़ा बहुत देखो। सॉलिबरी ऑफिस, सॉलिबरी एनीवेयर, सॉलिबरी मॉडल सेक्टर, ये सब है। ओके, इसके बारे में थोड़ा पढ़ो, क्योंकि नाविसवर्क आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा नाविस का ऑलरेडी, लेकिन आपको कंपेयर करना है कि सॉलिबरी और नाविसवर्क में क्या अच्छा है और क्या बेटर है, दोनों का एडवांटेज क्या है, तो वो थोड़ा अच्छा, ओके। एंड फाइनली प्लगइन्स के बारे में थोड़ा, पाइरेविट का नाम सुना होगा? नहीं सर, आइडिया नहीं। REVIT, सॉरी, पाइरेविट, ठीक है। नहीं सर। तो इसको भी थोड़ा देखो, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आप देख सकते हो, इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो अगले एक साल। ओके। फिर उसके बाद से आप ऑटोमेशन में जाओ तो बेटर रहेगा, क्योंकि उस टाइम तक आपको आइडिया रहेगा काफ़ी सारी चीज़ों का कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर में। अब आपको एप्लीकेशन मालूम चलेगा कि ऑटोमेशन का एप्लीकेशन इसमें मैं किस तरीके से डाल सकता हूँ। तो डायनामो, ग्रासहॉपर, उसमें जाओ। अभी स्टार्टिंग में जाओ उसके अंदर में, क्योंकि अभी आपका ज़्यादातर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट एडवांस में क्लियर नहीं होगा, क्योंकि वो प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट आता है। ओके, तो ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करो। बाकी धीरे धीरे यू आर ऑलरेडी डूइंग गुड, आई हैव सीन यू ऑन लिंक्डइन एज वेल, तो इट्स गुड, है ना? यस सर। ठीक है।
Okay, sir. Thanks. सर हाँ निखिल निखिल। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहा है अभी? एक एक करके बोलो। निखिल आप बोल रहे हो? हाँ हाँ बोलो, आप बोलो। सर, जैसे कि बीटेक कंप्लीट होते ही हम एज ए इंटर्न या फिर जो मतलब साइट पे जाते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। बट अगर आपको याद है तो बीच में हमारा डिस्कशन हुआ था कि आपने बोला था इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप जाओ ये प्रैक्टिकल साइट पे बीम में जाने से पहले। ठीक है। बट अभी बीच में आप लोग लास्ट शायद 2-3 दिन पहले ये हुआ था ना हमारा कि सिर्फ प्लान सेक्शन एलिवेशन बनाना इनफ नहीं है, आपको बाकी चीजें भी आनी चाहिए, क्यूए क्यूसी और एस्टिमेशन वगैरह ये सब चीजें बताया आपने। बट सर आप जानते हैं कि जैसा मतलब थ्योरी में जो पढ़ाते हैं या एस्टिमेशन एग्जाम्पल ले लिया हमने, थ्योरी में जैसा पढ़ाते हैं और प्रैक्टिकल में बिल्कुल अलग होता है। अभी जो मेरे फ्रेंड्स गए हुए साइट पे वो बोल रहे हैं कि जो हमने पढ़ा है इन 4 सालों में यहाँ साइट पे वैसा कुछ नहीं रहता है। बिल्कुल ही मतलब रहता है ऑब्वियसली, बट थोड़ा अलग तरीके का रहता है, रियल में कुछ और चीजें रहती है। तो सर फिर ये चीजें कभी कभार मुझे दिक्कत होने लग जाती है। जैसे मैं प्रोजेक्ट पे वर्क करता हूँ, कोई मॉडल बनाता हूँ उसमें रेविट आर्किटेक्चर या सेक्शन में, तो फिर वो सर बोलते हैं कि तुम ऐसा इमेजिन करो कि हमारे इतनी फ्लोर की बिल्डिंग है या विजुअलाइज करो, तो विजुअलाइजेशन में थोड़ा दिक्कत होता है। बट सर वही वाली बात है ना कि आपने बोला कि मैंडेटरी नहीं है साइट पे जाना, तो इस चीज में मैं मतलब बीच में फंस गया हूँ क्योंकि अभी मेरा लर्निंग पीरियड भी चालू है। रेविट सीखने में मुझे टाइम नहीं मिलता है, मॉर्निंग में जाके इवनिंग में आता हूँ, तो फिर अब साइट पे कब जाऊँ और ये चीजें कब सीखूँ, तो इसको मैनेज करना मतलब कहाँ सीख रहे हो कि इतना ज़्यादा क्लासेस, इतनी लंबी क्लास रेविट की? मुंबई में कर एक्चुअली लंबी क्लास नहीं है तो 2-3 आवर्स का ही। बट क्या है कि 2 चीजें, ऑटो कैड कम्प्लीट हो गया बट उसको भी कंटिन्यू रखा है मैंने, तो 2-3 घंटे ऑटो कैड के पीछे चले जाता है और 2-3 घंटे रेविट के पीछे, ये बात है। तो मैं सोच रहा हूँ, यही पूछ रहा हूँ सर कि क्या करूँ, साइट पे मैं जाऊँ, जाना ही पड़ेगा? ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल अब बताता हूँ। देखो मैंने क्यों मैंडेटरी नहीं बोला, क्योंकि देखो एज अ सिविल इंजीनियर कहीं ना कहीं ये आपका ये रहता है कि आप इमेजिनेशन थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहता है आपका इफ़ यू कंपेयर्ड विद अदर इंजीनियर्स। ठीक है, तो पहला तो वो एक एडवांटेज है। देखो हमेशा मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसका एडवांटेज नहीं है साइट पे काम करने का, बहुत अच्छा एडवांटेज है, लेकिन मैंडेटरी की बात की मैंने कि मैंडेटरी है नहीं है। मैंडेटरी इन दैट सेंस मैंने बोला था कि कोई कंपनी ये नहीं बोलती अगर आपको बिम में जॉब देना तो ये बोलती नहीं है कि आपने साइट पे जॉब किया है कि नहीं, उस कंडीशन में मैंने बोला कि मैंडेटरी नहीं है। ऑल्दो अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है साइट का तो ये एक एडेड एडवांटेज रहेगा कि आपको चीज़ें सीखने में आसानी रहेगी। जैसे कि आपने कोई एक बिल्डिंग बनाया तो वो बिल्डिंग में आप कब ग्रेड स्लैब डालते हो तो आपको आइडिया होगा, राइट? ग्रेड स्लैब मालूम है? मेरा एकदम से जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी वीक हो रहा है मुझे रेविट आर्किटेक्चर स्टार्ट करके। हाँ तो कोई बात नहीं, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि जैसे क्या होता है कि साइट पे हम जब काम करते हैं तो ग्रेड स्लैब बनाते हैं। तो ग्रेड स्लैब कब बनता है? जब आप अपना फाउंडेशन बना लेते हो, बीम बना देते हो, जो आपका प्लिंथ बीम होता है वो सब बन जाता है, देन उसके ऊपर में एक पतली सी 75 mm की हम एक ग्रेड स्लैब डालते हैं जो RCC होता है, PCC नहीं होता है, RCC होता है, वो डालते हैं। तो अब आप साइट पे काम किए रहोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि ग्रेड स्लैब कब बन रही है। अगर आपको नहीं आइडिया रहेगा तो सामने वाला आपको ड्राइंग देगा तो आप डायरेक्टली उसको एज ए स्लैब कन्वर्ट कर दिए या कुछ भी बना दिया। तो क्या होता है कि एक आपके पास में एडेड एडवांटेज रहता है कि चीज़ों को आप जल्दी समझ सकते हो एज कम्पेयर टू दोज हु हैव नॉट वर्कड ऑन साइट। सिर्फ ये चीज़ है, ठीक है। ऑल्दो बिम में काम करने के लिए मैंडेटरी नहीं है साइट पे, दोबारा मैं बोल रहा हूँ। तो आपको बेसिकली क्या काम करना है, सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग थोड़ा पढ़ लो। अगर आपको थियरी भी पढ़ लोगे, 2-4 वीडियोस भी देख लोगे तो भी काम चल जाएगा, तो ज़रूरी नहीं है। तो पहले कंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग समझ लो कि कंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग क्या होता है, कैसे कैसे काम होता है। बिल्डिंग अगर स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट टू एंड क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है। ये चीज़ों को बस एक्सप्लोर कर लो, ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। इतना चीज़ सीख लो, फिर बिम में स्टार्ट करो, कोई इशू नहीं आएगा। और फिर सर जैसे कि अगर हम फ्रेशर हैं तो हमें रेविट का सिर्फ इतना ही पता है कि एक रेविट आर्किटेक्चर है और रेविट स्ट्रक्चर और एक MEP है, और जिसमें कि हम वही चीज़ें सीखते हैं जैसा कि जो कोचिंग सेंटर में सिखाते हैं, प्लान सेक्शन और एलिवेशन, और कुछ बस यही चीज़ें। और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं मालूम होती, जैसे कि स्टैंड टू बीम हो गया, और फिर 2-3 चीज़ें आपने बताई कि जो हमारे लिए फैमिलियर नहीं था, पहली बार सुना था हमने कि ये चीज़ें होती है रेविट में, है ना।
तो इसका हमें आपको मैंने बोला भी था शायद ग्रुप में कि सर एक बार आप लिस्ट बना देना तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। वो कि अच्छा ठीक है, हमें रेविट में ये चीज़ें कंसिडर करनी है, मतलब पता रहना चाहिए हाँ। कि क्या क्या है। तो देखो ओके क्या है सर। ना कि जैसे मैंने बात की थी कुछ कुछ चीज़ों की, जैसे फेजेस की बात की थी मैंने, क्यूए क्यूसी की बात की हुई थी, स्कैन टू बिम की बात की हुई थी, फिर मैंने बाइंडर्स की बात की हुई थी। तो देखो जब आपको ना जैसे आपने बोला रेविट आर्किटेक्चर सीख लिया, स्ट्रक्चर भी सीख लेंगे, एमईपी भी 3 चीज़ें मालूम है मेरे को, और चीज़ें सीख भी ली हैं थोड़ी बहुत, मतलब सीख लेंगे ये सब चीज़ें। लेकिन आप हाँ। ये देखो कि प्रोसेस कैसे काम करता है साइट, जैसे अभी साइट को छोड़ दो, आप ये देखो डिज़ाइन प्रोसेस काम कैसे करता है या बिम लाइफ साइकिल काम कैसे करता है। जैसे मान के चलो आर्किटेक्ट ने सबसे पहले एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाया या कॉन्सेप्चुअल ड्राइंग दी, उसके बाद में एक मॉडल बनता है। वो कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनने के बाद में फिर वो डिज़ाइन फेज में आता है, जिसमें प्री डिज़ाइन होता है, फिर अपना प्रिलिमिनरी डिज़ाइन होता है, डिटेल डिज़ाइन होता है, उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन फेज में आता है, जिसमें हम कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, डिटेल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, डिटेल डिज़ाइन करते हैं, समझ रहे हो? तो 1 ये डे से 10 डे के बीच में यही सब आता है ना? 1 डे से 10 डे बीम मतलब 1 डे। हाँ, स्टार्टिंग मतलब शायद मैंने पढ़ा था उसका ऐसे ही 1 डे में कि ये डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेसेस होते हैं पूरे। 2D में फिर प्लान बनाना और फिर 3D में फिर उसको फिर हम रेविट चलाते हैं। नहीं, वो तो बीम ठीक की है, बात मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो आप डायमेंशन में चले गए, मैं डायमेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं लाइफ साइकिल की बात ओके। कर रहा हूँ, या जिसको हम प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि आपका प्रोजेक्ट किस किस फेज़ के थ्रू जाता है। फेज़ डायमेंशन अलग होता है, फेज़ अलग होता है। जो फेज़ होता है उसके अकॉर्डिंग में हम डायमेंशन यूज़ करते हैं। जैसे मान के चलो डेमोलिशन फेज़ है, तो डेमोलिशन फेज़ में हम अपना 3D मॉडल तो बनाएंगे, लेकिन उसको एक अलग LOD, जैसे LOD 500 होता है, उसको उसके अकॉर्डिंग में डेवलप करेंगे। तो अलग अलग चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है। लेकिन मैं एक एग्जांपल आपको ये बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपको आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर आता है, तो आपको सिर्फ टूल्स पे ध्यान नहीं देना है, आपको ये भी देखना है कि फेज़ के अकॉर्डिंग मुझको रेविट में कैसा काम करना पड़ सकता है। जैसे आपको बाइंडर बनाना आना चाहिए। बाइंडर के बारे में आइडिया है किसी को भी? हाँ सर, बाइंडर जैसे सीमेंट में कुछ नहीं वो डालते हैं, कुछ वो नहीं। ऐड। जो हम कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट का बाइंडर बनाते हैं, टेंडर के लिए बाइंडर बनता है, बाइंडर ड्राइंग्स बनती है, बाइंडर पूरा पूरे ड्राइंग के लिए, कंबाइंड ड्राइंग के लिए हम बाइंडर बनाते हैं, राइट? तो वो बाइंडर कैसे बनेगा? वो बाइंडर के अंदर में सिर्फ आपके पास में एक ये नहीं होता कि आपने एक मॉडल बना दिया, वो नहीं होता। बाइंडर में क्या होता है, अलग अलग तरीके की ड्राइंग रहती है आपकी, डॉक्यूमेंट करके अच्छे से रखते हैं उसको, अलग हर तरीके की व्यू रहती है। अब वो व्यू मान के चलो आपको प्लान में आपने एक वॉल देखी, अब वॉल के बारे में डिटेल चाहिए तो आप कहाँ खोजोगे? बाइंडर को इस तरीके से बनाते हैं कि A to Z पूरा आपको प्रोजेक्ट के बारे में मालूम चल जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट मालूम चल जाएगा, सारे ड्राइंग्स आपको मिल जाएंगे, सारे स्केड्यूल्स मिल जाएंगे, डोर का हुआ, वॉल का हुआ, या किसी भी एलिमेंट्स का हुआ, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। तो बाइंडर हेलो? बनाना अगर आपको आ गया, तो ये समझो आपको कि आपको काफ़ी चीज़ आ गई है रेविट के अंदर, ठीक है? ओके तो मैं करता हूँ। हेलो सर। हाँ प्रदीप। सेम थिंग सर, लाइक बाइंडर मीन्स लाइक वो शीट है ना, लाइक लाइक ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, उसका अंदर क्या क्या डिटेल्स होना चाहिए, इसके बारे में आप ये कर रहे हैं? हाँ, ऐसा ही होता है। जैसे उसमें कवर शीट्स होती हैं, उसके अंदर हम फ्लोर प्लान्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फायर सेफ्टी प्लान होता है, अलग अलग एलिवेशंस जी। होते हैं, अलग अलग डिटेल ड्राइंग्स होती हैं, स्केड्यूल्स पड़ा होता है, अलग अलग Yes. ये सारी चीज़ें होती हैं पूरे प्रोजेक्ट को समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल आप एक कंसल्टेंट हो, मैं दूसरा कंसल्टेंट हूँ, आपको मुझे पूरा प्रोजेक्ट समझाना है, सारी डिटेलिंग देनी है, तो आप बाइंडर बना के मुझे शेयर करोगे, फिर मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगा या फेज स्टार्ट करूँगा कोई। Yeah, like CD या DD पेज पे होता है, कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट या डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ऐसा राइट मतलब हर एक पेज पे वो डेवलप होते जाता है, राइट? राइट। या ऐसे ही हमारे कंपनी में चल रहा है, लाइक ऐसा। ओके सर। दैट्स व्हाई आई सेड यू आर इन अ गुड प्लेस। या हाँ जी, कौन है नेक्स्ट? हेलो। हाँ नवीन बताइए। हेलो सर, मैं अभी सर QA का काम करता हूँ सर। रैविट मेरी फर्स्ट जॉब है सर रैविट पे, और सर मैंने अभी तक मॉड नहीं की हुई है सर। तो सर ज़्यादा समझ में नहीं आता। QC सर स्टेशन का, स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर। ओके तो सर एक मेरे को लिस्ट बताओ, आप दी मेरे होगी। थोड़ा सिनेरियो मैं समझ रहा हूँ पहले, फिर मैं आंसर दूंगा आपका। जैसे कि मुझे ये लग रहा है कि मैं बोलूं, फिर आप बोलना। हाँ बोल। ओके ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक सिनेरियो समझ रहा हूँ आपका, कि आप अभी तक आपने जॉब नहीं किया है, मतलब बिम मॉडल्स क्रिएट नहीं किया आज तक,
आप डायरेक्टली एक जॉब में Yes, गए हो sir. जिसमें आप एज अ QA QC ऑफ बिम मॉडल्स करते हो, राइट? Yes, sir. ठीक है। प्रोजेक्ट्स आप करते हो स्टेशंस वगैरह का, या फिर वो मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन हो सकता है, राइट? Yes, sir. ठीक है। अब आप प्रोसेस बताओ मुझको कि क्या आप जानना चाहते हो और किस तरीके से काम करते हो। सर एक मैनेजर तो एक को किया है सर। अब मुझे सर उसमें कुछ ज़्यादा मेरे में सर स्टार्टिंग तो सर मॉडल से की थी सर, कि मॉडलिंग माइंड कंसेप्ट के लिए होता था मेरे को। तो सर पहले से ही ऑलरेडी बना हुआ आता है, और अकाउंट चेक सर हमें वो करना पड़ता है सर। आपकी आवाज़ काफ़ी कट रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हेलो। हाँ हाँ बोलो, आपकी आवाज़ कट रही है। ओके सर, प्लीज हेलो। ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं QC का, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप एक काम करो, आप चैट में वो सारी चीज़ें लिख दो। मीनवाइल मुझे जो लगता है एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या आपको प्रॉब्लम होती होगी और आप क्या चीज़ और इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आप चैट में वो लिख दो, तब तक मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आपका ये है बेसिकली, आप QA QC करते हो, तो QA QC आप मॉडल का करते हो। हो सकता है आपके पास में दो चीज़ें मिलती होंगी, एक BEP होता होगा या फिर चेकलिस्ट होता होगा। BEP क्या होता है? बिम एग्जीक्यूशन प्लान। दूसरा होता है आपके पास में चेकलिस्ट। तो BEP तब मिलता है जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, और चेकलिस्ट तब मिलता है जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है या हम प्रोजेक्ट के बीच में होते हैं। यस सर, यस सर, सर मैं ये कह रहा हूँ सर, BEP भी दिया हुआ है, बिम मैनुअल भी दिया हुआ है और चेकलिस्ट भी दिया हुआ है सर। हाँ। मगर सर यूज कैसे करना है सर? मेरे टीम में सर मुझे थोड़ा अच्छे से सपोर्ट नहीं मिल रहा है सर। हाँ, तो उसके लिए आपको मॉडलिंग अच्छा आना चाहिए। अब देखो मैं बताता हूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि स्टेप बाय स्टेप जाओगे तभी बिम में ग्रो कर पाओगे। अदरवाइज आप डायरेक्टली बीच वाले किसी फेज में चले गए ना, तो फिर स्टार्टिंग का चीज़ नहीं आएगा, आगे वाली चीज़ आती नहीं है, तो बीच में अटक जाओगे। तो वो नहीं करना है। बट कोई बात नहीं, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ इस चीज़ में, आप क्या कर सकते हो। पहले तो आप रेविट सीखते रहो साइड बाय साइड कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। रेविट मॉडलिंग अच्छा आना चाहिए। QC करने के लिए मॉडलिंग अच्छा आना चाहिए। आप चेकिंग तभी कर पाते हो जब आपको काम अच्छा आता होगा, ठीक है। तो देखो क्या करना है आपको, फिल्टर्स का यूज़ करना अच्छा आना चाहिए। जो रेविट फिल्टर्स होते हैं ना, जो आप विजिबिलिटी ग्राफिक्स ओवरराइड में जाते हो, फिर राइट साइड में फिल्टर्स होता है, ठीक है। तो फिल्टर्स का यूज़ करना अच्छा आना चाहिए। स्केड्यूल का यूज़ करना अच्छा आना चाहिए। स्केड्यूल में भी सॉर्टिंग होता है, फिल्टरिंग होता है, आपके पास में कैलकुलेशंस होता है, वो सब यूज़ करना अच्छा आना चाहिए। मैं ये QC के टर्म्स में बता रहा हूँ। देन आपके पास में जो प्लान रीजन होता है, प्लान रीजन का, व्यू रेंज का, फार क्लिप ऑफसेट, सेक्शनिंग में जो आपके पास में व्यू टेम्पलेट्स होते हैं, इनका यूज़ अच्छा आना चाहिए QC करने के लिए। अब एग्जांपल जैसे मैं बताता हूँ, जैसे क्या होता है जब आप QC करते हो तो क्लाइंट ने बोला कि सारे जो भी एक्सटीरियर वॉल है उसके अंदर में फंक्शन जो है आपका एक्सटीरियर होना चाहिए सारे वॉल्स में, बिम मैनुअल लिखा हुआ है। अब आप डायरेक्टली चेक करने जाओगे तो मालूम नहीं चलेगा, राइट। तो आप क्या करोगे, एक व्यू टेम्पलेट बना लोगे। व्यू टेम्पलेट के अंदर में आप एक फ़िल्टर डालोगे जिसके अंदर में जो भी वॉल एक्सटीरियर रहेगी उसके अंदर का जो भी फंक्शन रहेगा, आप उसको एज अ पैरामीटर सेलेक्ट करोगे और उसको रेड, ब्लू, ग्रीन कुछ भी कलर दे दोगे। तो जैसे ही उसको आप एक्टिवेट करोगे व्यू में, वो सारे वॉल जिसके अंदर में पैरामीटर एक्सटीरियर लिखा हुआ है वो रेड हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो ऐसे आप चेकिंग करते हो। तो आपको क्या करना पड़ता है, अलग अलग रूल्स क्रिएट करने पड़ते हैं। तो आपको चेकिंग करने के लिए मॉडलिंग के टूल्स अच्छे आने चाहिए या QC के टूल्स अच्छे आने चाहिए। रेविट में ऐसा QC का कोई टूल नहीं होता है, लेकिन आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग चेक करने का टूल बनाते हो। तो फिल्टर, व्यू टेम्पलेट, व्यू रेंज, प्लान रीजन, सेक्शन के फार क्लिप्स के कई सारे ऑप्शंस होते हैं, नो क्लिप होता है, क्लिप विथ ऑफसेट होता है, कई सारी चीज़ें होते हैं, ये सब चीज़ करो। एंड स्केड्यूल्स का अच्छा काम आना चाहिए। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू टेल, क्या था, टेम्पलेट्स हो गए ना। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। ये सारे अगर आपको आते हैं। और हाँ, लास्ट वन, इंटरफेरेंस चेक। इतने चीज़ों के बारे में अगर मालूम है तो आप बिन मैनुअल के अकॉर्डिंग में QC कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पहले मॉडलिंग अच्छा आना चाहिए, तभी आप QC अच्छा कर पाओगे। अभी भी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, दैट्स व्हाई आई सेड आपको कुछ पूछना है तो आप एक बार चैट में लिख दो ना, राइट। सर मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ प्रवीण बोलो आप। सर चल में जैसे कंपनी में जाते हैं तो अगर बॉन्ड साइन करवाते हैं वो,
ठीक है। तो सर उस टाइम पे ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमें मतलब उनसे पूछना चाहिए? मतलब बॉन्ड साइन करते टाइम? हाँ हाँ सर, मतलब ऐसे कौन, जैसे इंटरव्यू होता है तो ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन उनसे पूछना चाहिए जो हमें बाद में दिक्कत ना दे? देखो सबसे पहले तो ये है कि बॉन्ड साइन करना। ओके देखो प्रवीण, सबसे पहले तो ये है कि बॉन्ड साइन करना इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वो कंपनी वर्थ होनी चाहिए या फिर वो जॉब वर्थ होना चाहिए, वो प्रोफाइल वर्थ होना चाहिए आप, ठीक है। तो आपको सबसे पहले देखो ये जानना है कि जैसे बोलते हैं ना, बी अ गुड कस्टमर, जैसे या कंज्यूमर, या कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको आपके लिए वो वर्थ है कि नहीं, आप उसको पहले चेक करते हो, राइट। जैसे मान के चलो आपको शैम्पू खरीदना है तो आप ये देखते हो कि इससे बाल तो नहीं ज़्यादा गिरेंगे, समझ रहे हो, तो वो सारी चीज़ें चेक करते हो। सिमिलरली आपको कोई जॉब चाहिए तो आप वो जॉब के बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करते हो। तो सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में जानना है, कंपनी अच्छी है नहीं अच्छी है। छोटी कंपनी बड़ी कंपनी से मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपकी टीम कैसी है, आपको प्रोफाइल और काम कैसा मिल रहा है, वो मैटर करता है ज़्यादा। तो उस चीज़ पे फोकस करना है, वो चीज़ को थोड़ा एक्सप्लोर करना, थोड़े रिव्यूज़ पढ़ने हैं, और अगर पॉसिबल हो तो लिंक्डइन पे एक दो लोग से ट्राई करो कनेक्ट करने का। दैट्स वाई आई सेड कि एक कनेक्शन बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिंक्डइन पे। अदरवाइज डायरेक्टली आप किसी से जाके कुछ पूछोगे तो वो हेल्प नहीं करेगा। अगर आप एक्टिव हो लिंक्डइन पे, वो आपको देखा है 2-3 बार, तो वो पॉसिबल चांस है कि वो आपको रिप्लाई दे देगा, ठीक है। तो आपको पहले ये करना है। दूसरा चीज़ ये करना है कि कंपनी में आपको हमेशा एज आई सेड अ गुड कंज्यूमर, तो आपको हमेशा पूछना है एज अ स्टूडेंट या एज अ एम्प्लॉय, आपको ये पूछना है कि सबसे पहले कि पहले तो ये देखो कि सैलरी आपको कितनी मिलेगी, आपने आपको उस एक्सपेक्टेड रेशियो में रखते हो कि नहीं रखते हो, उस रेंज में रखते हो नहीं रखते हो। स्टार्टिंग में सैलरी मिलती है, ठीक है, कोई बात नहीं, हर कंपनी एक एफर्ट पे ही सेकंड जो अप्रेजल देती है वो 6 महीने 1 साल पे देती है, उसका कोई इशू नहीं है। वो देखो, हमेशा कंपनी से ही पूछो कि अप्रेजल पॉलिसी क्या है आपकी। बॉन्ड का अगर साइन करा रही है तो अगर कंपनी अच्छी है तो बॉन्ड साइन कर सकते हो 1 साल का। 2 साल का बॉन्ड मुझे ये लगता है एज अ बिगिनर बहुत ही ज़्यादा होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि 2 साल आप एक ही कंपनी में एक ही पर्टिकुलर प्रोफाइल में काम करते हो, उसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर प्रोफाइल अच्छा नहीं मिला, मान के चलो 6 महीने आपने काम किया प्रोफाइल में, आपने पूरा अच्छे से सीख लिया, एक्सप्लोर कर लिया वो चीज़, अब आप नेक्स्ट में जाना चाहते हो लेकिन आप 1.5 साल के लिए फंस गए हो, आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए ट्राई करो हमेशा कि 1 साल का बॉन्ड रहता है तो इट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल तो रहना ही रहना चाहिए आपको एज अ बिगिनर किसी भी कंपनी में, क्योंकि 1 साल में आप 6 महीने तो सीखते ही रहते हो, फिर 6 महीना नेक्स्ट जो होता है वो ग्रोथ का फेज़ होता है, तो वो तो 1 साल तो रहना ही रहना है। 2 साल का मत ट्राई करो, उस कंपनी से हमेशा नेगोशिएट करो कि आप 1 साल के लिए करो, और 1 साल के बाद में अगर आपको लगता है तो उस आप सैलरी पे उसको बोलो कि मेरी सैलरी आप ज़्यादा मत बढ़ाना, अनटिल एंड अनलेस आई एम गोइंग टू बी देयर फॉर नेक्स्ट 2 ईयर, समझ रहे हो? ऐसा कुछ अपने हिसाब से आप कंडीशन रखो, लेकिन स्टार्टिंग में कंडीशन हमेशा 1 साल का ट्राई करो कि कंपनी को बोलो कि मैं 1 साल का बॉन्ड देने के लिए तैयार हूँ, एंड एज पर माई स्किल सेट्स आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू शुड एक्सेप्ट फ्रॉम माई साइड, ठीक है। आप सैलरी जैसे नेगोशिएशन ये नहीं होता है कि आप सब मानो, नेगोशिएशन का ये मतलब होता है कि आप कुछ मानो, कंपनी वाले कुछ माने, समझ रहे हो? वन साइडेड नहीं होता है। तो आप हमेशा एक लॉजिकल दो, तो लॉजिकल देने के लिए इंटरव्यू अच्छा होना चाहिए। अगर आपने इंटरव्यू अच्छा दिया तो सामने वाला समझेगा कि हाँ इसके पास वर्थ है, तभी वो मांग रहा है। अदरवाइज आप कंपनी वाले से बोलोगे कि नहीं आपने अच्छा इंटरव्यू तो दिया ही नहीं है, और आप बोल रहे हो कि नहीं मैं 1 साल का करूँगा, आप 26 दे रहे हो, मुझे 30,000 चाहिए, वो कंपनी वाला नहीं देगा, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू बी डिप्लोमेटिक एज वेल एज नेगोशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों साइड से, ठीक है। ओके, हेलो सर। इज दैट योर आंसर? यस सर। हेलो ठीक सर। है। हेलो सर। हाँ कृष्णा। सर एक लास्ट डाउट है सर, अपने को जैसा पिनाकल इन्फोटेक है, एकॉम है, ऐसा कंपनी में जाने के लिए एज अ फ्रेशर जा सकते क्या? उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए अपने को? हाँ नहीं देखो, जा सकते हैं कंपनी में। अभी कंपनीज इंडिया में जो भी एमएनसी हैं, जैसे टॉप एमएनसी का अगर मैं बताऊं तो जैसे आपके पास में एटकिंस हो गई, फिर आपके पास में स्वेको हो गई, देन आपके पास में आर्काडिस हो गई, आपके पास में कोवी आ गई, WSP आ गई। ये सारी कंपनीज़ क्या हैं, ये टॉप कंपनीज़ में आती हैं। जेकब्स हो गई, सिमिलरली और भी कंपनीज़ है, तो ये सब क्या है, टॉप कंपनीज़ हैं इंडिया की, जो बिम कंसल्टेंट्स जैसा या स्ट्रक्चरल या सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम कर रही हैं।
तो ये कंपनी अब नए नए रूल्स और लेकर आ रही है कि ये फ्रेशर्स को हायर करेगी। पहले ये थोड़ा कम था कि वो हमेशा 2-3 साल, जैसे स्वेको है, एज आई एम इन स्वेको एज ऑफ नाउ, तो स्वेको क्या करती है, ये 3 साल के लोगों को या 2 साल के लोगों को हायर करती थी पहले, और एल्स आपके पास में एक मास्टर की डिग्री है तो आप 1 साल पे भी हायर हो सकते हैं। लेकिन अब हमने नई पॉलिसी लिखी है कि हम इंटर्न्स हायर कर रहे हैं, जीईटी हायर कर रहे हैं, और 6 महीने रखते हैं उनको, और 6 महीने के बाद में फुल टाइम ऑफर भी देते हैं और सैलरी भी अच्छी देते हैं। तो ऐसे करके कंपनीज हायर कर रही हैं इन दिनों। आपको अगर एमएनसी में जाना है, इफ़ यू आर जस्ट आउट ऑफ कॉलेज या फाइनल ईयर में हो, तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप इंटर्न्स जैसा हमेशा ट्राई करो कि इंटर्नशिप मिल जाए आपको किसी कंपनी में। और किसी कंपनी में अगर इंटर्नशिप मिलती है और एमएनसी है तो हमेशा पीपीयू होती है, जिसको हम प्री प्लेसमेंट ऑफर बोलते हैं, कि आपको 6 महीने काम कराएगी, 6 महीने के बाद में फिर उसके बाद में आपको क्या करेगी, वो रख लेगी अपनी कंपनी में, क्योंकि उसने आपको 6 महीने सिखाया है। कोई कंपनी ऐसा नहीं चाहती कि 6 महीने रिसोर्स बनाया फिर उसके बाद में उसको जॉब नहीं दिया। तो हमेशा कंपनी ट्राई करती है आपको रिटेन करने की ऑन अ गुड बेसिक सैलरी। ठीक है, निखिल पूछ रहे हैं पेड और अनपेड। इट इज़ पेड, ठीक है, इसको स्टाइपेंड बोलते हैं। ठीक है, तो स्टाइपेंड मिलता है, ठीक ठाक स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है सर। हाँ, एनीवन एल्स? हेलो सर, मोहम्मद इरफान सईद। हाय इरफान, बोलिए। सर मैं आपको व्हाट्सएप पे पहले भी क्वेश्चन पूछा था सर। अच्छा, अभी भी मैसेज किया हूँ आपको। पूछो, आप क्या पूछ रहे? सर आपने वो कोलैबोरेशन के लिए पहले भी बताया था एक वीडियो में कि पहले कोलैबोरेशन जो है नहीं होता था, तो अभी हो रहा है। जी सर, उसके अंदर तीन पार्ट होते हैं, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर एंड एमईपी, राइट सर? हाँ सर, उसके अंदर मैं सिर्फ आर्किटेक्चरल का आपको पूछ रहा था कि आर्किटेक्चरल, रिविट आर्किटेक्चरल जो सर, उसके अंदर बिम की रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है सर? उसके अंदर वर्क क्या क्या किया जाता है? देखो, आर्किटेक्चर में अगर काम कर रहे हो तो यू आर वर्किंग एज अ आर्किटेक्चरल मॉडलर। जी सर, तो ये हो गया मॉडलर यानी कि डिजाइनिंग वगैरह सर आप? नो 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 नो, हाँ डिज़ाइन सर। और मॉडलिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सर थोड़ा सा इसमें समझा दीजिए सर। देखो क्या होता है, मॉडलर होता है वो ट्रेस करता है सर। मतलब फॉर एग्जांपल 2 लोग हैं, लेट्स सपोज विघ्नेश इज आर्किटेक्ट तो वो डिज़ाइनर, फॉर एग्जांपल ही इज़ अ डिज़ाइनर एंड निखिल इज़ अ मॉडलर। अब डिफरेंस बताता हूँ। जैसे फेज की बात करता हूँ हमेशा मैं, तो अब एक आर्किटेक्ट हमेशा एक कॉन्सेप्ट मॉडल क्रिएट करता है, एक कॉन्सेप्ट ड्राइंग क्रिएट करता है। कॉन्सेप्ट बनाना, कॉन्सेप्ट डिज़ाइन, राइट, और कॉन्सेप्ट मॉडल में क्या डिफरेंस हुआ? कॉन्सेप्ट डिज़ाइन में हमने स्पेस डिज़ाइन किया कि ये वाला रूम राइट साइड में होना चाहिए, ये वाला रूम टॉप लेफ्ट में होना चाहिए, ये वाला कमोड यहाँ होना चाहिए, टॉयलेट का कमोड इस डायरेक्शन में होना चाहिए, यहाँ से वेरेंडा जाएगा, स्टेयर का पाथ राइट टू लेफ्ट जाएगा कि लेफ्ट टू राइट जाएगा। समझ रहे हो? ये क्या होता है? लेआउट बनाना, डिज़ाइन करना कि कौन सी चीज़ कहाँ रहेगी, स्पेस डिज़ाइनिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये डिज़ाइनर का काम है। सिमिलरली स्ट्रक्चरल का 600 बाई 600 का कॉलम रहेगा, 600 बाई 750 का कॉलम रहेगा, 300 बाई 300 का कॉलम रहेगा, 450 बाई 450 का कॉलम रहेगा। ये कौन डिसाइड करता है? स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर या स्ट्रक्चरल इंजीनियर, जिसने डिज़ाइन किया हुआ है। समझ में आ रहा है? अब मॉडल का काम क्या है कि डिज़ाइनर ने जो बना के दे दिया, डिज़ाइनर ने जो ड्राइंग दी, उसको आपको ट्रेस आउट करना है, उसको 3D में कन्वर्ट करना है। समझ रहे हो? ये मॉडलर का डिज़ाइनर का काम। तो मॉडलर इज नॉट अ डिज़ाइनर बट अ डिज़ाइनर कैन बी अ मॉडलर। समझ में आ रहा है डिफरेंस? समझ में आ रहा है? जी सर, थोड़ा। तो मेन चीज़ क्या है, डिज़ाइन करना नहीं बोलते उसको, ठीक है, मॉडल करना बोलते हैं। डिज़ाइन करने का मतलब हो गया कि आप उस चीज़ को आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग में डिज़ाइन कर रहे हो। मॉडल का मतलब क्या हो गया कि आपके पास में जो डिज़ाइन आया है, जो 2D फॉर एग्जांपल ड्राइंग आई है, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया मॉडल में, तो वो मॉडलर का काम हो गया। राइट, अभी थोड़ा आइडिया लगा? हाँ जी, राइट सर। हाँ, अभी क्या हो गया, जैसे आप आर्किटेक्चरल में आप बोल रहे हो बिम का क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो सबसे पहले तो बिम समझो क्या होता है। बिम को आप किसी सॉफ्टवेयर से चिपका के नहीं रख सकते, या ऐसा नहीं बोल सकते ये एक सॉफ्टवेयर है। बिम एक कंप्लीट इन्वायरमेंट है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर में हम एक मॉडल क्रिएट करते हैं, जिसको हम बिम मॉडल बोलते हैं, जिसको बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडल बोलते हैं। ठीक है, वो मॉडल क्रिएट करते हैं। अब वो मॉडल के अंदर में अलग अलग डिसिप्लिन होता है, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, एमईपी। तो अगर आप आर्किटेक्चरल बिम मॉडल क्रिएट कर रहे हो तो उसके अंदर में आर्किटेक्चरल के सारे एलिमेंट्स क्रिएट करोगे। जैसे आर्किटेक्ट ने आपको एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग दी जिसके अंदर में आर्किटेक्चरल वॉल, आर्किटेक्चरल कॉलम, आपने उसके अंदर में अलग अलग लेयर्स, आर्किटेक्चरल टॉप फ्लोर जिसको हम FFL फिनिश फ्लोरिंग बोलते हैं, तो फिनिश फ्लोरिंग्स वगैरह क्रिएट करना, ये सारी चीज़ आपका काम रहेगा।
अगर वहीं स्ट्रक्चर का बंदा काम करेगा तो स्ट्रक्चर का कॉलम, बीम्स, जो आपके फुटिंग्स वगैरह हैं वो सब पे काम करेगा, स्लैब एज वगैरह बनाएगा, स्लैब बनाएगा, मोनोलिथिक स्टेयर्स वगैरह बनाएगा, समझ रहे हो? तो ये सारा काम जो स्ट्रक्चरल लोड बियरिंग वाली काम रहती है, जो भी मॉडल होता है वो स्ट्रक्चरल मॉडल क्रिएट करता है, आर्किटेक्चरल मॉडल नॉन लोड बियरिंग या आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स को क्रिएट। आइडिया लग रहा है? राइट राइट। समझ रहे हो? तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी के थ्रू रहते हैं। मतलब आर्किटेक्चरल मॉडल बनाना है तो वो किस किस प्रोसेस के थ्रू बनाना है, बीईपी किस तरीके से फॉलो करना है, कंपनी के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग में कैसे काम करना है, क्लाइंट ने कैसा मॉडल मांगा है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे वेरी करेगा। राइट सर। ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन सर आपसे। हाँ, सर, रेविट मॉडलर सर कौन सीख सकता है? बिम सर, सॉरी, रेविट बिम जो है सर, बिम कौन सीख सकता है सर? अभी तो फिर आप देखो, आप दोबारा वही बोले कि रेविट बिम हाँ नहीं सर, है, ठीक है, इसको पहले अलग कर दो। गलती से निकल गया सर, सॉरी। हाँ, तो अब ये गलती नहीं करो, नहीं तो आगे चल के फिर ये इशू होगा कि आप बार बार बोल दो किसी के सामने, तो पहले ही वो टर्न ऑफ हो जाएगा, उसको लगे यार ये इसको ज़्यादा वो आइडिया बोलते नहीं है। बोलते आदत हो रही सर वो। हाँ, तो वो आदत ख़त्म करना है, अदरवाइज इंटरव्यू में निकल गया तो पहले ही बार में वो आपको जज कर लेगा, भले आपको नेक्स्ट चीज़ आता हो तो कोई बात नहीं। जी सर। हाँ, तो ये नहीं करना। तो सर, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमेशा इसको क्लियर रखो कि बिम का क्या है और क्या है। हाँ, अभी क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? कि बिम कौन सीख सकता सर? ये अच्छा, आप डिप्लोमा बेसिक या फिर एजुकेशन आर्किटेक्ट वगैरह की की बात सर? कर रहे हो कि जी क्या सर। क्या, मतलब एलिजिबिलिटी बिम सीखने की, ऐसा? यस सर, ठीक है। यस। देखो, जो एक एक्सेप्टेबल है एलिजिबिलिटी, जो बोला जाता है कि इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करती है, एक्सेप्ट करती है बेसिकली, वो ये है Yes, कि sir. आप एक इंजीनियर होने चाहिए या फिर आप एक आर्किटेक्ट होने चाहिए। ये एक अच्छा ओवरऑल सिनेरियो में बोला जाता है। हालांकि अच्छा मैंने सर। कुछ लोग को ये भी देखा है जिन लोग ने पॉलिटेक्निक किया हुआ है एंड Yes, दे sir. आर गुड एट व्हाट दे डू। जैसे आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स वगैरह क्रिएट करनी अच्छी आती है उनको, तो अगर उनने 3D मॉडलिंग सीख ली तो वो आगे और ग्रो कर जाते हैं। बट मैंने ये भी देखा है कि जो पॉलिटेक्निक्स होते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ कम एजुकेशन में उनने स्टार्ट कर दिया है, तो उनका ग्रोथ कहीं ना कहीं स्टैगनेंट हो जाता है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? तो ऐसा ही होता है कि स्टैगनेंट हो जाता है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि और लोग जो जैसे इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स हैं, उनके लिए काफ़ी बेटर होता है, क्योंकि उनके पास में वो कॉन्सेप्ट होता है, वो 3-4 साल 5 साल वो चीज़ का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं सीखे होते हैं। जैसे सिविल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट उनको काफ़ी अच्छा होता है सिविल इंजीनियर्स को, आर्किटेक्ट्स ने डिज़ाइन का ही पूरा काम किया रहता है थ्रू आउट 5 ईयर्स, तो उनके पास में भी काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट रहता है वो सारी चीज़। तो आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर्स जो हैं इनका काफ़ी अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम देम मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी आपके पास में है जो इसमें काम करते हैं। इवन दो मेरी टीम में तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर वाले भी काम करते हैं, ये दे डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन बिम, स्टिल वो लोग काम करते हैं क्योंकि उनके पास में अच्छा स्किल सेट्स। ठीक है, तो फर्स्टली यही है कि आपको आर्किटेक्ट या इंजीनियर होना चाहिए। सेकेंडली ये है कि अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप अपने आप चीज़ को किसी और चीज़ में बेटर कर लो, ठीक है? मतलब स्किल सेट्स बेटर कर लो। रिविट मॉडलर सर, वन क्वेश्चन सर। हम्म। रिविट मॉडलर कौन कर सकता सर? ओनली रिविट आर्किटेक्चरल, रिविट आर्किटेक्चरल मॉडल सर, मॉडलर कौन कर सकता है सर? रेविट आर्किटेक्ट वही सेम रहेगा, यही सर, उसका आंसर नहीं बदलेगा, आंसर सेम। इंजीनियर और आर्किटेक्ट और ओनली? हाँ, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, और आपके पास में अगर अच्छा स्किल सेट्स है और आप ऑलरेडी एज अ ड्राफ्टमैन अगर आप काम कर रहे हो, अब अपने आप को आप थोड़ा अपग्रेड करके आपने मॉडलिंग में डाल दिया, मॉडलर बना लिया, तो आप काम कर सकते सर मैं एक तो ड्राफ्टमैन कर रहा हूँ सर ऑटोकैड पे, हो। और सर उसके बाद में आगे स्टेप लिया हुआ रिविट आर्किटेक्चरल का सर। तो ये कैसा है सर, बेटर है या फिर? अच्छा है, आप अपने आप को बेसिकली अपग्रेड कर रहे हो। अपग्रेड करने के साथ में आप बेसिकली कंपनीज में हमेशा अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, ऑलरेडी आपके पास में पास्ट एक्सपीरियंस है ड्राफ्टमैन का, तो आपका पास्ट एक्सपीरियंस भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो भी मॉडलर होते हैं मोस्टली वो मॉडल ही बनाते हैं, वो कभी ड्राइंग, बहुत कम ही ऐसे मॉडलर होते हैं जो ड्राइंग्स वगैरह क्रिएट किए रहते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली मॉडलिंग में चालू करते हैं। तो आपका एक एडेड एडवांटेज रहेगा कि आपको ड्राइंग्स की अच्छी समझ है, ड्राफ्टिंग की अच्छी समझ है, अब आप मॉडल में जा रहे हो तो वो एक एडेड एडवांटेज रहेगा। सर वन थिंग सर, यू प्लीज सी दिस सर, यस, दिस इज बेटर सर। जस्ट
क्या दिखा रहे हो आप, क्या दिखाना? सर प्रैक्टिस है सर, ये बस आपको दिखाने के लिए सर ओके, कि कैसा है। थोड़ा सा इसके अंदर से सर कुछ गलतियां वगैरह सर आप निकाल दे सर, ताकि मैं आइंदा से अभी सर। अभी मैं कॉल पे तो इस पे नहीं बता सकता कि आपकी गलतियाँ क्या हैं क्या नहीं है, बट इन जनरल मैं गलतियाँ बताता हूँ कि आर्किटेक्चरल मॉडलर क्या गलतियाँ करते हैं। वो सबसे पहले क्लैशेस नहीं देखते हैं, जो स्लैब तो बना देते हैं लेवल पे, लेकिन ऑफसेट्स वगैरह चेक नहीं करते हैं नीचे वाली वॉल की। जो अभी आप दिख रहा है, मेरे को साफ दिख रहा है कि जो आप ब्राउन कलर का आपने फ्लोर डाला हुआ है, उसके नीचे के जो भी लेवल्स के जो अभी वॉल हैं वो क्लैश कर रहे हैं आपके रूफ के साथ में। तो वो सारे गलतियों को हमेशा करेक्ट करो, वो सारे गलतियों को हमेशा चेक करना है। ये वाली सर, हाँ, ये सब चेक करना, ओवरलैपिंग चेक करना, और मैनेज में जाके आपको इंटरफेरेंस चेक एक बार करो, इंटरफेरेंस रन करो, देखो आपको ऑलरेडी आपको गलतियाँ सारी दिख जाएंगी। यस सर। ठीक है, निखिल कुछ पूछ रहे हैं। निखिल, इफ इट इज़ अ रेविट, निखिल आप पूछो, ऐसे ही पूछ रहे हो तो। नोइंग मैं ये बोल रहा था कि अभी आपने बताया ना कि रेविट आर्किटेक्चरल और रेविट स्ट्रक्चरल, तो अगर उसका हम एक चूज करते तो उसके पीछे का पूरा कंसेप्ट सर हमें पता, जैसे कि स्ट्रक्चर जो पार्ट है सिविल इंजीनियरिंग में, स्ट्रक्चर में सर काफी सारी चीजें आ जाती है, डीसीएस डीएसएस वगैरह, और उसके लिए आईएस कोड वगैरह रिपेयर। अब मतलब एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी चीज है स्ट्रक्चर। तो अगर आप स्ट्रक्चर चूज कर रहे हैं तो बीम में पर्टिकुलर, तो वो पूरा कंसेप्ट सर हमें मालूम होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज। वही चीज़ आ गई ना, देखो मैंने वही दो चीज़ बताई, एक डिज़ाइनर होता है, एक मॉडलर होता है। अगर आपको डिज़ाइनर बनना है वो चीज तो आपको आना चाहिए। हाँ, अगर आपको मॉडलर बन के आपको मॉडलिंग, बिम कोऑर्डिनेशन और बिम कोऑर्डिनेटर, बिम मैनेजर बनना है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। वो चीजें समझे सर मैं, लेकिन डिजाइनर में ही बोल रहा हूँ कि मतलब जितनी भी चीजें होती है जो पढ़ाते हैं हमें पूरे बीटेक में, वो सारी चीजें आनी चाहिए। अब देखो डिज़ाइनर कौन बनता है, बिम मॉडलर डिज़ाइनर नहीं बनता है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक, डिज़ाइनर नहीं बनता। अगर आपको डिज़ाइनर बनना है, अगर आपको डिज़ाइनर बनना है तो डिज़ाइनर बनने के लिए यू कैन बिकम अ आर्किटेक्ट और अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर, यही दो लोग की ज़रूरत पड़ती है डिज़ाइन के लिए, ठीक है। तो अगर आप एक आर्किटेक्ट हो तो आप स्पेस प्लानिंग वगैरह करके एक डिज़ाइनर बन सकते हो, ठीक है, और आगे चल के आप आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बना सकते हो, आर्किटेक्चरल मॉडिफिकेशंस वगैरह करके एक डिज़ाइनर बन सकते हो। स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो तो आप रेविट में डिज़ाइन नहीं करोगे, समझ में आ रहा है इसका आइडिया लग रहा है? क्योंकि रेविट में हम डिज़ाइन नहीं करते हैं, राइट। हम टेक्ला में या फिर हम एक स्टैट प्रो में ये सब क्या करके एक डिज़ाइन करके हम निकाल के रखते हैं कि हाँ इतने बाय इतने कॉलम का ये कॉलम हमारा लोड बियर कर पाएगा, राइट, स्ट्रक्चर को। एंड देन फिर उसके बाद से वो सारा चीज़ आप करके फिर ऑटो कैड में आपने एक लेआउट बना के दिया, फिर रेविट में पूरा डिज़ाइन के फेज़ में जा रहा हूँ और कुछ इशू मुझे लग रहा है कि नहीं ये कॉलम इसके साथ में क्लैश कर रहा है, तो मैं फिर आपको स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट होता है उसको मैं रिपोर्ट करता हूँ, आरएफआई जनरेट करता हूँ, बोलता हूँ कि ये चीज़ ऐसा है, तो वो उसको मॉडिफाई करके एक छोटा या बड़ा कॉलम बनाता है, समझ रहे हो। तो डिज़ाइनर का काम अलग हो जाता है, मॉडलर का काम अलग हो जाता है। बिम मॉडलिंग इज़ नॉट अबाउट डिज़ाइनिंग इन द वेरी फर्स्ट फेज, डिज़ाइनिंग आपके डिज़ाइनर्स करके देते हैं। मॉडलिंग में आपको मॉडल करना है, उसको ट्रेस आउट करना है, उसके अंदर की इश्यूज़ को निकालना है, और मॉडल को जो वर्चुअल मॉडल है उसको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है कि साइट पे ले जाने के बाद में इश्यूज़ ना आए। वही मेन एजेंडा होता है बिम मॉडल क्रिएट, ठीक है। तो सीखने की ज़रूरत नहीं अगर आपको, अनटिल अनलेस यू हैव टू बिकम अ डिज़ाइनर। हेलो, आई थिंक वी हैव अ फ्यू मोर मिनट्स। हाँ, कौन है आप पूछ लो। फिर जरा अगर क्या बोलते हैं बिम अगर काफी लंबा जाना हो तो फिर हमें एज स्टार्टिंग मतलब किस तरह से करनी चाहिए, बिम मॉडलर या फिर किस पोजीशन से? अगर देखो जो आप डिज़ाइनर बनते हो तो ज़्यादा पोजीशंस नहीं है डिज़ाइनर में, ठीक है। अगर आपको डिज़ाइनर बनना है और आपको कोर फील्ड डिज़ाइन में ही रहना है तो आप या तो आर्किटेक्ट हो सकते हो, सीनियर आर्किटेक्ट हो सकते हो, डिज़ाइन या बिम स्पेशलिस्ट हो सकते हो ऐसा करके, या फिर बिम डिज़ाइनर हो सकते हो ऐसे करके। बट आप अगर बिम में जाते हो, मॉडलिंग में जाते हो, तो आप जूनियर बिम मॉडलर, जूनियर बिम इंजीनियर, फिर उसके बाद में आप टीम लीड बन जाते हो, बिम कोऑर्डिनेटर बनते हो, या जूनियर बिम कोऑर्डिनेटर बनते हो, फिर उसके बाद में बिम मैनेजर भी बनते हो। तो ऐसे करके कई सारे पोजीशंस होते हैं। तो और डिज़ाइनर में एज सच पोजीशंस नहीं होते। डिज़ाइनर में आप डिज़ाइनर स्टार्ट टू एंड आप ही डिज़ाइनर हो, ठीक है।
अगर आपको बिम में जाना है तो आप डिसाइड करो कि आपको आगे चल के धीरे धीरे मैनेजमेंट में जाना है या आपको धीरे धीरे करके आपको इसी में रहना है, मतलब डिज़ाइन में ही रहना है और कोर डिज़ाइन या कोर आर्किटेक्चरल फील्ड में ही रहना है, तो आप डिज़ाइनर बनो। तो वो आपको चूज़ करना है, ठीक है। ये इंटरेस्ट में मैटर करता है कि आगे चल के आपको क्या बेटर चाहिए। अब मैं इसमें ये नहीं बता सकता कि कौन सा बेटर है, ऐसा नहीं होता ये, क्योंकि ये इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। और मुझे इन जनरल जो अच्छा लगता है वो मुझे स्पेशलिस्ट का अच्छा लगता है, मतलब टू बिकम अ डिज़ाइनर एंड लेटर ऑन बिकम अ स्पेशलिस्ट, ऐसा। बट एट द सेम टाइम मुझे और भी चीज़ों को क्लियर करना है। तो आपको डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ चूज़ करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट किस तरफ ज़्यादा है। अच्छा, यस सर, यस सर। राइट, हेलो। यस। मेरा ये एक्चुअली आपने जब मेरे को थोड़ा टाइम पहले बताया था बीम A+ के बारे में, यूरोपियन मास्टर्स के बारे में, उस पे एक क्वेरी है कि एक्चुअली मैं अभी उस पे ही रिसर्च कर रहा था। तो मेरा क्वेरी है कि 3 डिफरेंट कंट्रीज है, तो उनका अलग अलग यूनिवर्सिटी से या सिंगल यूनिवर्सिटी है? आपको क्या मिलेगा कि बिम A+ का एक आपको वो मिलेगा, सर्टिफिकेट की डिग्री मिलेगी, ठीक है। एंड देन 3 अलग यूनिवर्सिटी से आपको अलग अलग डिग्री वही सेम, तो आपके पास टोटल 3 या 4 मतलब ऐसा मिल जाता, डिग्री मिलता है। अच्छा, तो वो मेरा जो कोर्स होगा वो एक सिंगल पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के थ्रू होगा, राइट? ओके। और सेकंड ये क्वेश्चन है कि अक्रॉस द वर्ल्ड या फिर इंडिया में बिम आर्किटेक्ट ऐसा कोई रोल होता है क्या, लाइक डिजाइनिंग का पार्ट एंड एज वेल एज लाइक रेविट का मॉडलिंग जैसा अभी बात हो रहा था, तो ऐसा कोई रोल है क्या बिम आर्किटेक्ट? बिम आर्किटेक्ट, सीनियर बिम आर्किटेक्ट, बिम टेक्नोलॉजिस्ट है। तो उनका रोल क्या होता है एग्जैक्टली, लाइक उन डिजाइन भी करते हैं या मॉडलिंग करते हैं या फिर एग्जैक्टली क्या है उनका रोल? तो अभी क्या होता है ना, जैसे देखो बिम मॉडलर जो होता है वो आर्किटेक्ट भी हो सकता है, वो इंजीनियर भी हो सकता है, राइट। तो वो दोनों काम कर सकता है, मतलब इन द सेंस कि वो मॉडलिंग करता है बेसिकली। बिम मॉडलर जो होता है वो मॉडलिंग करता है, उसका ज़्यादातर फोकस होता है सॉफ्टवेयर की तरफ, ठीक है। दो चीज़ें, सॉफ्टवेयर की तरफ या इस दो चीज़ होता है, सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी या प्रोसेस बोल लो। तो जो बिम मॉडलर होता है उसका ज़्यादातर ध्यान किसके तरफ होता है, सॉफ्टवेयर की तरफ काम करना है बेसिकली, ठीक है। मॉडल हमें ड्राइंग दिया, मॉडल पे काम करना है, तो वो बिम मॉडलर का टास्क हो जाता है डे टू डे। बिम आर्किटेक्ट और बिम इंजीनियर का मोर ऑफ टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी होता है कि आप एक तो मॉडल तो कर ही रहे हो, लेकिन 75% मॉडलिंग कर रहे हो, 25% आपका टेक्नोलॉजी की तरफ है कि आप प्रोसेस भी डिफाइन कर सकते हो, प्रोसेस को डिज़ाइन कर सकते हो, या फिर आप डिज़ाइन प्रोसेस में भी हेल्प कर सकते हो। तो बिम आर्किटेक्ट और बिम इंजीनियर एक ऐसा पोजीशन है जिसमें आप दोनों काम करते हो, लेकिन बिम मॉडलर एक ऐसा पोजीशन है जिसमें आपका मेजॉरली जो टास्क रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ मॉडलिंग की तरफ रहेगा। ओके। और बिम आर्किटेक्ट का स्कोप कौन से लाइक कंट्री में ज्यादा है? इंडिया। कोई आइडिया? ओके। इंडिया में सबसे ज़्यादा है क्योंकि इंडिया सबसे पीछे है, तो स्कोप सबसे ज़्यादा। ओके। और आपने इसके पहले बताया था कि यूके में ज़्यादा लाइक बिम का एक्सप्लोरेशन ज़्यादा हो रहा है। हाँ, वो बिम में काफ़ी आगे है। यूके जो है वो बिम लेवल 2 पे है, इंडिया अभी लेवल 1 पे है, तो इसलिए उसमें स्कोप, सीखने का स्कोप इंडिया में ज़्यादा है, लेकिन ग्रो करने का स्कोप और अगर आपको एडवांस लेवल की चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो यूके में ज़्यादा है। अच्छा, ओके। सर जैसे अगर किसी बिम की किसी बढ़िया MNC कंपनी में घुसना हो जल्दी से, तो सर कोई कोर्स करना पड़ेगा या फिर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्किल सेट्स अगर आपको आते हैं तो आप वहाँ पे इंटर्न या GET की तरह अप्लाई करो, वहाँ पे हायर हो जाओ, काम करो 6 महीने, अच्छे से रगड़ के काम करो कि कंपनी जो भी आपके सीनियर्स हैं वहाँ पे उन्हें समझ में आ जाए कि हाँ यू आर अ गुड वन टू बी देयर, राइट। तो वहाँ पे आपको सिर्फ वही चीज़ करना है, 6 महीना काम करते रहो, उसके बाद से आप फुल टाइम हायर हो सकते हो, मोस्टली चांसेस है हायर हो जाओ। यही एक प्रोसेस है। अदरवाइज आप 2-3 साल काम करो कहीं पे भी छोटी मोटी कंपनी में एंड देन ट्राई टू स्विच इनटू एन MNC, वो भी एक ऑप्शन आपके पास। बस जैसा बोल यूट्यूब वीडियो है क्या रेविड सीखना? क्या सीखना? आप बोले कि जैसे स्किल सेट के ऊपर काम करो, तो सॉफ्टवेयर के बारे में यूट्यूब से सीखना चल जाएगा क्या?
सीखना चल जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी चीज़ जानना होगा कि किस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे आप आगे चल के काम कर सकते हो, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। यूट्यूब से सीख सकते हो, लेकिन बस वही रहता है कि यूट्यूब से सीखने पे एक सेट ऑफ आपको रिसोर्स नहीं मिलता है यूट्यूब पे, और प्रोजेक्ट्स पे जब काम करते हो आपको सेट ऑफ स्टेप्स आने चाहिए कि आप स्टार्ट ऐसे कर रहे हो तो प्रोसेसेस में ऐसा काम करना है, क्यूसी में ऐसा काम करना है, फाइनलाइजेशन में ऐसा काम करना है। वो सेट ऑफ स्टेप्स और पूरा आपको वो चीज़ अगर आपको आता है, अगर आप यूट्यूब पे मिलता है, कम्प्लीटली फाइन, सीखो वहीं से। वो तो सर मेरा क्वेश्चन था कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का एक क्या मिनट स्कोप है शहबाज, सर है ना, बीम में? जस्ट 1 मिनट। रोहित आपका कोई और ओके क्वेश्चन है? हाँ, मैं बोलूँ सर, जो आप बोल रहे हैं कि यूट्यूब से ये प्रोजेक्ट गया था, वो तो फिर यूट्यूब में मिलेगा नहीं, उसके लिए कोई कोर्स लेना पड़ेगा फिर, हाँ, है ना? तो आप ये कर सकते हो, मतलब आप अगर यूट्यूब पे नहीं मिलता है देन ट्राई टू गो फॉर अ कोर्स, दैट इज व्हाट आई कैन सजेस्ट। फिर कोर्स का फिर चक्कर ये पड़ रहा है कि फिर कि मतलब किसके पर विश्वास करें, कि मतलब ये बंदा ढंग से बीम सिखाएगा, इसके बाद हमें मतलब कि टू बीम सिखाएंगे। अब कहीं है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाना सिखा देते हैं, वो उसको ये बीम में, तो फिर वो अब हम नए बच्चों को पता होता नहीं है कि कौन सही सिखा रहा है, कौन गलत सिखा रहा है, तो ये कैसे पता करें सर? देखो, उसका पता तो ऐसा सच नहीं है, उसका पता यही है, पहले तो आप बिम को थोड़ा एक्सप्लोर करो खुद से, यूट्यूब पे, गूगल पे, कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। उसके हिसाब से आपको एक करिकुलम बनाना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ मुझे सीखनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं आप जो बनाओगे वो ज़रूरी सीखना ही होगा, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये सारी चीज़ें मुझे सीखनी होगी। बट ये ध्यान में रखना है कि सब कुछ आपको नहीं सीखना है, स्टार्टिंग के 3 महीने में सब कुछ नहीं मिल सकता। आप बिम नहीं सीख सकते, इवन 15-20 साल वाले एक्सपीरियंस को भी कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, राइट? क्योंकि बिम इवॉल्व कर रहा है, बेसिकली इवॉल्व कर रहा है, और इवॉल्व करने के साथ साथ में देनी चीज़ें बदल रही हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है जो आज है वो कल रहे ही रहे, राइट? तो क्या करना है आपको, करिकुलम बनाना है बेसिकली छोटी छोटी चीज़ों का, कि हाँ ये सारी चीज़ें मुझे सीखनी चाहिए या हो सकती है मुझे सीखना चाहिए इसको, वो बनाओ और फिर ट्राई करो। कई सारे जगह पे देखो कि कौन सा बेटर है और ROI मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आपको उतना एक्सपेंड करना पड़ रहा है नहीं करना पड़ रहा है। कुछ ना आए तो मेरे पास आ जाना, वो भी सीख जाओगे, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है? हर जगह ट्राई कर लेना, देन कम टू मी, मैं उसमें हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है? दैट इज़ व्हाट आई कैन से एज ऑफ नाउ, राइट? यस सर, यस सर। ओके, शहबाज आप कुछ बोल रहे थे? यस सर, मेरा क्वेश्चन था कि सर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का क्या स्कोप है सर MNC या बीम में सर? ओके, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का ज़्यादातर यूसेज कॉन्ट्रैक्टर के साइड में है। ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर्स जैसे कि आपकी L&T हो गई, L&T में काफ़ी ज़्यादा आपके जो भी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं वो जाते हैं, मोस्टली निक मार के जाते हैं, तो वहाँ पे अच्छा स्कोप है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ बिम की कंपनी में, जैसे कि बिम रोल्स की बात करूँ, तो वहाँ पे उतना यूज़ नहीं हो पाता है आपकी नॉलेज का और ये सब चीज़ का, क्योंकि कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का अगर बात किया जाए तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट रहता है बिम में, वहाँ पे आप काम कर सकते हो, लेकिन स्पेसिफिकली कोर बिम का जो पार्ट है वहाँ पे आपका उतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर पाओगे आप। लेकिन हाँ, अगर आप किसी फेज़ में जाते हो, फॉर एग्जांपल आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम में जाते हो और 4D 5D करते हो, तो वहाँ पे आपका काफ़ी अच्छा यूसेज और स्कोप काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के हो, तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम या प्रोजेक्ट कंट्रोल में जाओ, तो वो वहाँ पे स्केड्यूलिंग, कॉस्टिंग और आपका डायनेमिक और स्टैटिक कॉस्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ों का काफ़ी अच्छा स्कोप रहेगा। ओके सर, थैंक यू। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गया, हमने काफ़ी अच्छा टाइम भी निकाल लिया। कोई और क्वेश्चन है तो रैप अप करें 5-10 मिनट में? कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो, और एल्स आई विल रैप अप। एनीवन एल्स? हाँ सारंग। हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि बीम मॉडलिंग सीखने के बाद इनिशियली इंटर्नशिप करना कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। ओके। सीखने को मिलेगा, बेसिकली आपने जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट करोगे, गलतियाँ करोगे, तो इंटर्न को गलतियाँ माफ़ होती हैं, एम्प्लॉयर को गलतियाँ बहुत कम माफ़ होती हैं, तो इसलिए इट्स गुड टू डू मिस्टेक्स वाइल यू आर इंटर्न। तो इंटर्न जैसा हायर हो जाओ, सीखो, 6 महीने गलती करो, उससे सीखो, एंड देन 6 महीने बाद वही सारी गलतियों को से जो भी लेसन मिला होगा उसको इम्प्लीमेंट करके अच्छा काम करो, बस यू विल कीप ग्रोइंग।
ओके सर, ओके ठीक है, थैंक यू। बात सर जैसे एक कंपनी ने ये पिनैकल करके पिनैकल वहां पे मैंने लिंक्डइन पे देखा कि मतलब काफी सारे बच्चे ना वहां पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग घुसते हैं, तो वो मतलब बहुत ज्यादा कोई मतलब 20-30 बच्चे होंगे जो कि वहां पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग लगे हैं, तो वो कैसे लगते हैं सर? राइट, तो वो भी वैसे ही लगते हैं। देखो पिनैकल अगर स्पेसिफिकली मैं पिनैकल की बात करूं तो पिनैकल मोस्टली हायर करती है जयपुर के स्टूडेंट्स की, जो भी राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं उनको मोस्टली वो हायर करती है वहाँ से। तो आप वो ट्राई कर लो, अगर आप उधर से हो तो वो आपको एक एडेड एडवांटेज रहेगा। और एल्स आप फिर या तो ऐसे ट्राई करो कि जैसे मैंने इंटर्नशिप की बात की, तो इंटर्नशिप अगर वहाँ पे ओपनिंग निकलती है तो कई लोग से कनेक्ट रहो लिंक्डइन पे, एंड देन ट्राई टू शो देम योर पोर्टफोलियो और ये सब चीज़ें। और ये ज़रूरी नहीं है आपको एक को शेयर किया तो वो बता ही देगा, आपको बेसिकली एक एफर्ट डालना है। आपको सबसे पहले अपनी एक अच्छा आपका विजिबिलिटी दिखाना है लिंक्डइन पे, सो दैट सामने वाला समझ जाएगा ओके ये तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, एंड देन ही विल ट्राई टू गो थ्रू योर रेज्यूमे एंड जो भी चीज़ आपने शेयर की है, तो मोस्टली चांसेस है कि फिर आपको वो शॉर्ट लिस्ट करने में हेल्प कर सकता है। अच्छा सर, जैसे मैं हिमाचल से हूँ तो मैं नीर भाई किसके पास जाऊँ, किस कंपनी में जाऊँ, किस स्टेट में? मैं हिमाचल से हूँ ना। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। हिमाचल से हो तो हिमाचल के बगल में रहना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको ग्रो करना है लाइफ में तो थोड़ा बहुत कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको दिल्ली, मुंबई या पुणे, चेन्नई जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हिमाचल से हो तो इवन मेरे टीम में भी हिमाचल से काफ़ी लोग हैं, तो हिमाचल की ज़रूरत ऐसा नहीं है कि हिमाचल से हो तो हिमाचल में ही जॉब करोगे या बगल में आ जाओगे। इट्स बेटर टू बी हेयर इन गुड़गांव में आ जाओ, ये नियर बाई अच्छा है। और अगर आपको और जैसे अच्छा ग्रोथ चाहिए तो गुड़गांव और बैंगलोर इज़ द बेस्ट प्लेस। ठीक है, अगर नियर बाई में आना है तो आप गुड़गांव आ जाओ, और एल्स बैंगलोर में जाओ, तो वहाँ पे पैसे भी अच्छे मिलते हैं लेकिन साथ साथ खर्चे भी काफ़ी अच्छे हैं। तो दैट इज़ व्हाट आई कैन सजेस्ट। यस सर। हेलो। ओके, यस रमीज। गाइस 8 बजे कितने बज रहे हैं अभी? ओके 9 बजे मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, सेशन आई विल क्लोज ऑन 9 o'clock। यस सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। मेरा एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट 3 ईयर का, 2 साल का कैड इंजीनियर का। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा आप लाउड बोलोगे क्या? हेलो। हाँ जी बोलो। हेलो। हाँ जी बोलो बोलो। मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है टोटल। 1 साल का बिम आर्किटेक्ट का है और 2 साल का कैड इंजीनियर का है। तो मुझे एक कंसल्टेंट के थ्रू मुझे ऑफर आया है सर WSP से। तो मैं उधर कंफ्यूज हूँ कि मैं WSP ज्वाइन करूँ या फिर, क्योंकि मेरा जो 1 साल का एक्सपीरियंस है वो वर्क फ्रॉम होम से था, तो उसमें मैं इतना ज़्यादा सीख नहीं पाया बिम, जिस वजह से मुझे कंफ्यूजन है कि मैं किसी छोटी कंपनी ज्वाइन करूँ या फिर बड़ी कंपनी में ज्वाइन करूँ। तो वर्क फ्रॉम होम किया तो क्या ज़्यादा ब्रेक लिया क्या आपने? नहीं, ब्रेक तो नहीं लिया मैंने। ब्रेक तो नहीं लिया मैंने, बट उसमें मैंने डॉक्यूमेंटेशन का, एनोटेशन का ही वर्क ज़्यादा किया है। मॉडलिंग मैंने बहुत कम किया उसमें। तो आप इंटरव्यू में सेलेक्ट कैसे हुए फिर? नहीं, अभी सेलेक्ट नहीं हुआ हूँ मैं। मेरा शॉर्टलिस्ट हो चुका है। शॉर्टलिस्ट हो चुका है। हाँ, गो फॉर द प्रोसेस। पहले अगर आप सेलेक्ट हो जाओ तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप, अगर आप सेलेक्ट हो गए तो गो फॉर इट, है ना? अगर हाँ नहीं सेलेक्ट होते हो तो आप फिर दूसरा ऑप्शन देखो। WSP इज़ अ वेरी गुड कंपनी। वहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप कोई बात नहीं, वहाँ पे अगर आपको बेसिकली ऑनेस्ट रहना है इंटरव्यू में। पहले तो आपको बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं बतानी है कि मैंने बिम का ये प्रोसेस किया है, वो किया है, ये किया है, तो वो लोग फंस जाते हैं। वो काम नहीं करना है आपको, ऑनेस्टली सारी चीज़ें बतानी है। अगर फिर भी आपको वो सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप ये समझो यू आर ऑन अ गुड प्लेस। अपने आप को अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना है, लेकिन हाँ आपको ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना है अपने आप। ठीक है, तो पहले वहाँ ट्राई करो, अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर देन ट्राई फॉर समथिंग स्मॉलर या फिर किसी और छोटी कंपनी में ट्राई करो। ओके, थैंक यू। हेलो। हाँ जी नवीन बताइए। हेलो सर, मैंने पॉलिटेक्निक किया हुआ है सर। और सर मेरे को, सर मैं अभी टीम में काम कर रहा हूँ बीम इंजीनियर। तो सर मैं ये सोच रहा हूँ सर, मुझे बीटेक करनी चाहिए या बीम से रिलेटेड सर मुझे कोई कोर्स करने जिससे मैं क्या करना है सर?
ओके। अभी आपके पास में क्या डिग्री है? सर फुल टाइम डिप्लोमा सर, ये सर गुड़गांव से किया था सर मैंने। ओके, ठीक है। तो देखो यार, मेन चीज़ ये है कि अगर आप बिम में लॉन्ग टर्म के लिए जाते हो तो सबसे पहले तो एजुकेशन मैटर नहीं करेगा आपका उतना, लेकिन हाँ स्टार्ट करने के लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि यही एक माइंडसेट है लोगों का, या जो भी एम्प्लॉयर्स हैं तो उनका ये माइंडसेट है कि आर्किटेक्ट या इंजीनियर चाहिए। बट अगर आपके पास में अच्छा एक्सपीरियंस बन जाता है तो फिर आपका पास्ट एक्सपीरियंस देखा जाता है, ना कि आपने 10th-12th में कितने मार्क्स थे या फिर आपने आर्किटेक्चर किया या इंजीनियर किया, वो मैटर। बट हाँ अगर तो फिर तो मैं यही बोलूँगा कि आप फिर या तो कोई बिम का कोर्स करने से, सर्टिफिकेट लेने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आर्किटेक्चर करने में भी आपको पैसा काफ़ी अच्छा देना पड़ेगा, अराउंड कम से कम 6 लाख रुपए। ओके सर, वो बीआर हाँ, तो बीआर का आप करोगे तो 5 साल का तो करोगे। नहीं सर, नहीं सर, तो मेरे को मुझे लग रहा है सर मैं बीटेक करूँ या बीम से रिलेटेड सर कोई कोर्स करूँ सर। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, देखो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि अगर मान के चलो आपने पॉलिटेक्निक भी किया है, तो अगर आपको बीटेक करना है, चलो 4 साल का बीटेक है, तो आपने डायरेक्ट एडमिशन नहीं लिया, डायरेक्ट एडमिशन लेके आप सेकेंड ईयर में चले गए, ऐसा कर सकते हो लेटरल एंट्री, ऐसा होता है। यस सर। हाँ, तो लेटरल एंट्री करोगे तो 3 साल भी तो करना पड़ेगा। 3 साल करना मतलब कम से कम 3 से 4 लाख रुपए का लगेगा आपका। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और फिर उस डिग्री का उतना हेल्पफुल नहीं रहेगा बिम में, क्योंकि डिग्री से मैटर नहीं करता। आप एक काम करो, किसी अच्छी कंपनी में जाओ, 1-1.5 साल काम करो, अच्छा एक्सपीरियंस लो, और फिर 2 साल के बाद में कोई मास्टर्स ये कर लेना, आप बिम का अच्छा कोर्स कर लेना, जैसे डिजिटल चेंज एजेंट का कुछ कर लेना, या फिर आप बिम में ही कोई अच्छा स्ट्रैटेजी वाला काम कर लें, मतलब कोर्स कर लेना, क्योंकि अभी 1 साल 2 साल में काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्स आ जाएंगे बिम के अंदर में, इंडिया में भी, तो वो सब ट्राई करना। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपका ये बीटेक की डिग्री लेना उतना हेल्पफुल रहेगा, अनटिल अनलेस यू वांट टू बी देयर एज अ इंजीनियर, और या इंजीनियरिंग वाला कोई काम करना है। तो अगर बिम के लिए स्पेसिफिकली पूछोगे तो मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, है ना। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर। अभी जैसे कोई कोर्स आ जाएगा तो सर वो कर लूँगा सर, है ना सर। हाँ, वो कर सकते हो, क्योंकि फिर कोई ठीक सर मैंने लास्ट क्वेश्चन लिखा है सर। ओके चैट, अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन, पर्पस बिहाइंड फिजिटल। ओके, ये एक्चुअली अक्टूबर 2019 में आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉर यही सारी चीज़ें। मैं उस टाइम में और लोगों की हेल्प करना चाहता था, यही सारी कि मुझे क्या आता है, मैं और लोग 1-2 लोग से बात कर रहा था उस टाइम। तो एट दैट टाइम मुझे ऐसा लगा कि मैंने इंस्टाग्राम का एक अपना चैनल पेज चालू करना था, तो मैं नाम सोच रहा था। तो आई केम ऑन विद अ नेम कि मैं फिज़िकली भी लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ और डिजिटली भी लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ। तो दैट इज़ द वर्ड, फिजिकल प्लस डिजिटल, और वहाँ पे जेड जो है वो मैंने अपनी तरफ से ऐड किया रादर देन जी, तो इसलिए उसका नाम फिजिटल है, फिजिकल प्लस डिजिटल, राइट। So that is the purpose actually. Great sir. Yeah. Right. So I think we have very good time together, 2 hours almost हो ही गए. So right, I think now we can finish and wrap up, right? सर लैपटॉप से रिलेटेड एक डाउट पूछना सर, लैपटॉप हाँ से जी, related। पूछो। सर जैसे कि मैं भी लैपटॉप लेने का सोच रहा हूँ, तो सर कौन सा लूँ, मतलब किस कंपनी का, बहुत सारी कंपनी है। लैपटॉप लेना चाहते हो, डिपेंड करता है यार कि आपका क्या कितना बजट है, एंड देन कि आप बजट है सर 85,000। 85,000। हाँ, गो फॉर MSP देन। अगर 85,000 का अगर अच्छा है तो अच्छा वर्क स्टेशन लो, या फिर एक बार ये मुझे प्राइसिंग का नहीं मालूम है, अभी तो मैं जी बुक यूज़ करता हूँ, तो ये तो मेरा काफ़ी हैवी है, लेकिन आप जी बुक का लोअर वर्जन भी देख सकते हो, HP का जी बुक है, जेड बुक, ठीक है, ये देख लो, और MSP देख लो, इन दोनों में से आप चूज़ कर सकते हो, अच्छे लैपटॉप्स हैं। मैं अभी जी बुक यूज़ करता हूँ, मेरा ये है मोबाइल माइक्रो स्टेशन है, ठीक है, वर्क स्टेशन, माइक्रो स्टेशन बोल रहा हूँ, मोबाइल वर्क स्टेशन है ना, ये दोनों ट्राई कर सकते हैं, राइट। MSC मतलब MSI, मतलब MSI
हाँ देखो अब मेरे दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, MSP बोल दिया, MSI सॉरी, है ना, MSI एंड HP का जी बुक, ये यूज़ कर सकते हो। अच्छा, तो फिर ये MSI का फिर हीट का कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहता है फिर कि सर्विस वगैरह में MSI की? डिपेंड करता है, देखो अच्छे अगर आप टाउन में हो, सिटी में हो तो उसका एज सच कोई इशू नहीं होता है, लेकिन उसी केस में मैं आपको एक और सब्स्टिट्यूट बताया ना कि HP का आप ट्राई कर सकते हो, HP के भी अच्छे लैपटॉप हैं, HP का ट्राई करो। डेल का एक बार मैंने यूज़ किया है बट मेरा उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, बट HP का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मेरे पास 2 लैपटॉप हैं HP के, दोनों HP हैं, मतलब दोनों लैपटॉप मेरे, तो अच्छा ही रहता है HP का, तो ये ट्राई कर सकते हो। बट हाँ ये ध्यान रखना है कि अराउंड 16 GB का रैम रखना और SSD रखना, प्रोसेसर भी अराउंड 2.5 GHz से अच्छा मिलता है तो बेटर है, और कोर भी रखना, कोर अच्छे रहें तो, और i5 से ऊपर रहना चाहिए, तो ये सारे अच्छी चीज़ें हैं जिसको आप फोकस पे रख सकते हो खरीदते टाइम, है ना। अच्छा ठीक है रोहित। बाकी कुछ लैपटॉप्स में ऐसा होता है कि कई इनबिल्ट ग्राफिक्स होते हैं, उनमें कई सॉफ्टवेयर चलते नहीं हैं, तो वो भी कुछ ध्यान में रखना पड़ता है क्या? NVIDIA का ग्राफिक कार्ड, हाँ NVIDIA ग्राफिक कार्ड रखना, रेडियन का भी चलता है, क्योंकि मेरे में पास 2 लैपटॉप है, तो एक में रेडियन है एक में NVIDIA है, तो दोनों में अच्छा चलता है, रेविट में तो कोई इशू नहीं है सच, और इवन अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में भी कोई इशू नहीं है। सॉलिबरी भी बहुत मस्त चलता है, एंड देन ऑटोडेस्क के भी सारे अच्छे चलते हैं, बेंटली के सॉफ्टवेयर अच्छे चलते हैं, इससे में कोई इशू नहीं है, आप ये सारे यूज़ कर सकते हो ना। अच्छा यस सर ठीक है, थैंक्स। यस, तो ओके देन लेट्स रैप अप, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे गाइस, है ना, इट वाज रियली नाइस, काफ़ी टाइम बाद हमने बात की एंड आई रियली फेल्ट गुड। सर थैंक यू सर। यस सर एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी पूछो, फिर मैं डायरेक्ट लीव पे क्लिक कर दूंगा, बोलो। जी सर, कि मैं भी एक मॉडल बताया था सर आपको, हाँ हाँ रिविट आर्किटेक्चर का, हाँ हाँ, तो सर अपन अपग्रेड बिम में अपग्रेड कैसे करें सर उसको, मतलब हम जो है आगे बढ़ने के लिए कैसे करें सर? अब मैं मॉडल तो पता है आपको रिविट आर्किटेक्चरल का, तो उसे सर ऊपर का कोर्स अब मैं करना चाह रहा हूँ बिम आर्किटेक्चरल, तो उसके अंदर सर प्रोसेस क्या क्या होंगे? कुछ कोई थोड़ा सा सच कोर्स इन्फॉर्मेशन। नहीं है। आप सबसे पहले जहाँ तक मैंने अभी तक आपसे बात की और मैंने व्हाट्सएप पे भी मैसेज देखा आपका कि आप कंफ्यूज हो अभी बिम और रेविट के अंदर में, पहले उसको क्लियर करो आप बिम और रेविट में। अगर आपने रेविट सीख लिया तो आप ऑलरेडी एक पार्ट हो बिम के, तो आपको और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप धीरे धीरे सीखते जाओ, जैसे आप फेजेस पे काम करते जाओ, अलग अलग LOD के बारे में पढ़ो, LOD के अकॉर्डिंग मॉडल कैसे अपग्रेड किया जाता है, वो सारी चीज़ों को सीखो। अब आपको और बिम के बारे में और सीखते सीखते आपको टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने में रेविट का भी पूरा कर लो और बिम कंप्लीट कर लो, पहले रेविट पे धीरे धीरे ग्रो करते जाओ और बिम के फेजेस के अकॉर्डिंग में बिम मॉडल को अपग्रेड करते जाओ, यही मैं अभी आपको सजेस्ट करूँगा। सर राइट सर, मैं ये पूछ रहा था कि सर मैं अभी बताया आपको रिविट का मॉडल बताया था सर, ये बोलना चाह रहा था कि आप इसके बाद में सर कि मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ बिम आर्किटेक्चरल मॉडल में, तो कैसे करूँ? कुछ नहीं करना है, वो ऑलरेडी बिम मॉडल है, कुछ करने की जरूरत नहीं। अच्छा सर, अच्छा राइट सर, राइट सर, इसी में कंफ्यूज कम से कम बहुत दिन से आपको वो कंफ्यूजन यही है, बहुत आप एक काम करो कि ये पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आपका बिम क्या होता है, रेविट क्या हेल्प करता है आपके, क्या रोल प्ले करता है बिम को अचीव करने के लिए, और अलग अलग टर्म्स पहले आप क्लियर करो अपने, आपको क्लैरिटी नहीं है बिम के ऊपर में, आप डायरेक्टली रेविट चालू कर दियो, अब सोच रहे हो कि रेविट मॉडल बना लिया तो अब बिम मॉडल कैसे बनाएंगे। रेविट मॉडल बनाया वही एक बिम मॉडल है, बस क्या होता है अलग अलग फेज़ के अकॉर्डिंग में उसको अपग्रेड करते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन बढ़ाते रहते हैं, घटाते रहते हैं, शीट डालते रहते हैं, शीट निकालते रहते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अच्छा सर, राइट सर, इसी में कंफ्यूज था, सॉरी मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी करा। कोई नहीं है, मुझे अच्छा लगता है लोग क्वेश्चन पूछते हैं, कोई इशू नहीं है ना? इसी के अंदर कम से कम बहुत सारे आपको क्वेश्चन करा, मालूम नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं, कंप्लीटली फाइन। जज़ाकल्लाह सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय, टेक केयर, गुड नाइट। जज़ाकल्लाह सर।